अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक है, मज़े में होंगे और हमारे शो का भी इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे शो का जो फीडबैक आप लोग दे रहे हैं उसके बाद बड़ी खुशी होती है कि आप लोग हमारा शो देखते भी हैं और कई सारे सवालात भी करते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए, जिनमें से मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के जो मैसेजेस हैं वो ऑन ईयर भी पढूं और फिर ऑन ईयर जो हमारे पैनलिस्ट आते हैं उनसे भी मैं जवाब ले सकूं। खैर, आज की सुबह का आगाज़ करते हैं और आज के शो का भी आगाज़ करते हैं। तो आज का शो क्यों स्पेशल है? आज का शो इसलिए स्पेशल है कि इसमें होगी बच्चों की बात, और उन बच्चों की बात जो कि बड़े नखरे करते हैं। लंच जब लेकर जाते हैं तो उनकी जो मदर्स होती हैं बड़े प्यार से उनको लंच बना के देती हैं, लेकिन लंच बॉक्स जो है वो ऐसा का ऐसे ही वापस आता है। फिर एक और चीज़, इंडोर गेम एक्टिविटी, उस हवाले से हम बात करेंगे। इसके अलावा अब शामिल करते हैं बेहतरीन सी टिप जो कि होती है ब्यूटी से रिलेटेड। जी हाँ, बहुत सारी जगहों पर हम ये जिक्र भी सुनते हैं पार्लर में या फिर सोशल मीडिया पर या फिर एक्सपर्ट्स से कि जी स्किन जो है वो ग्लास जैसी होनी चाहिए, स्किन जो है वो ग्लो करनी चाहिए। लेकिन क्या हम ऐसी चीज़ें करते कि हमारी स्किन ग्लो करे या फिर हमारी स्किन जो है वो ग्लास जैसी स्किन जो है वो नज़र आए? नहीं, हम क्या करते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं कि जो हमारी स्किन को और डैमेज कर रही होती हैं और ख़राब कर रही होती हैं। सबसे पहले तो जो ट्रीटमेंट हम परफॉर्म करते हैं अपनी स्किन के साथ, या जिस तरीके से हम अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं, बाज़ दफ़ा वो चीज़ें बहुत गलत होती हैं और आपकी स्किन को जो है वो डैमेज कर रही होती हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि स्क्रब करने से उनकी स्किन जो है वो बहुत बेहतर होती है, वक्ती तौर पर उसका बड़ा फ़ायदा होता है। और इस तरह के स्क्रब्स हैं जो कि आपकी स्किन को जो है वो स्क्रबिंग करने के बाद बड़ा फ़ायदा देते हैं, साफ़ हो जाती है, ग्लो आता है। लेकिन उससे होता क्या है अल्टीमेटली? उससे ये होता है कि लॉन्ग टर्म में आपकी जो स्किन है उसके ऊपर सख्ती आना शुरू हो जाती है। यानी जिसको हम कहते हैं ना कि आपकी स्किन जो है वो ऐसा लगता है कि जैसे हार्ड लग रही है, आपने कोई मेकअप किया हुआ है तो वो आपके लुक्स जो हैं वो बहुत हार्ड हो रहे हैं। वो इसी वजह से होते हैं कि आप ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो टाइम के साथ साथ डैमेज होना शुरू हो जाती है। आपकी वही स्किन होती है जो कि बहुत अच्छी होती है, लेकिन आप उसको मज़ीद बेहतर करने के चक्कर में ख़राब कर देते हैं। अब अगर हम देखें कि कोरियन स्किन जो वहाँ की प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं, और क्यों वो इतनी उनकी स्किन अच्छी होती है, आप उनकी किसी भी खातून को किसी भी एज में देखें वो बड़ी ज़बरदस्त नज़र आती हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि उनके पास सादा तरीन चीज़ें होती हैं और वो वही टोटके और वही तमाम तर चीज़ें वो इस्तेमाल करती हैं। अब वो टोटके क्या हैं? वो ये हैं कि आपने एक तो स्क्रब नहीं करना, स्क्रबिंग आपने नहीं करनी, क्योंकि अगर आपकी स्किन जो है वो वक्ती तौर पर ठीक हो रही है तो उसके बाद वो लॉन्ग टर्म में उसके फीडबैक्स हैं, नेगेटिव फीडबैक्स हैं। लेकिन अगर कुछ लोगों की स्किन ऑलरेडी इतनी रफ है और उनको ज़रूरत है तो वो अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। लेकिन ये हम आपको जो बात बता रहे हैं ये जर्नल लोगों के लिए है जिनकी नॉर्मल स्किन होती है। उन लोगों को करना यह है कि आपने गर्म टाल लेना है और उसके बाद उसको अपनी स्किन के ऊपर लगाना है और उससे थोड़ा थोड़ा सा मसाज करना है। उसके बाद हेल्दी स्किन, ग्लोइंग स्किन और उस तरह की स्किन जिस तरह से हम पार्लर्स में जाके पूछते हैं कि ये जो स्किन है इतनी ग्लो क्यों कर रही है, उसका राज ये होता है कि वो जो फेशियल मसल होते हैं और वो जो हमारे जो एक पूरा एक ट्रीटमेंट होता है कि आपने मसाज कराना है या फिर आपने किस तरीके से अपनी ब्लड सर्कुलेशन जो है उसको ठीक रखना है, वो सारा उस हवाले से होता है। उसमें ये होता है कि आपने महीने में 1 या 2 दफ़ा ज़रूर फेशियल करवाना है, चाहे आपने क्लिनजिंग करवा लें या फिर आप हाइड्रा फेशियल करवा लें। ग्रीन टी पिएं, अपनी स्किन का ख्याल रखें और स्किन के ऊपर जो है वो अननेसेसरली बहुत सारे जो है वो ट्रीटमेंट्स ना कराएं, अननेसेसरली बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़ ना करें। कल जब उम्मे राहिल आई थी तो वो भी यही बता रही थी कि भाई 2 दफ़ा आपने फेस वॉश कर लिया, अपना काफ़ी है, अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाएं और जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको इख्तियार करें। ज़रूर मसाज कराएं, क्लिनजिंग कराएं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जो आपके जो चेहरे के जो मसल्स होते हैं, जो वेसल्स होती हैं, उनकी ब्लड सर्कुलेशन जब अच्छी रहती है तो आपकी स्किन जो है वो ग्लो करती है। आप क्या करते हैं कि हर प्रोडक्ट को अपनी स्किन के ऊपर लगा तो लेते हैं, लेकिन जो आपके अंदर के फेशियल मसल्स हैं वो एक्टिव नहीं होते तो ग्लो भी नहीं आता। फॉर द टाइम बिंग ग्लो करने के लिए बहुत सारी प्रोडक्ट्स मौजूद होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर वो लॉन्ग टर्म में आपकी स्किन को उस तरह नहीं रखती। तो ये टिप ज़रूर आपके काम आएगी कि आपने गैर ज़रूरी अपनी स्किन के ऊपर कोई तजर्बा नहीं करना और अपनी स्किन को जो है वो आपने अच्छे से उसको ट्रीट करना है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है कि प्रोडक्ट्स का, तो वो आपने डॉक्टर से पूछकर ही इस्तेमाल करना है। तो जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं शो के फॉर्मेट के हवाले से।
तो आज हमारे शो में जो गेस्ट आएंगे वो बड़े ज़बरदस्त गेस्ट हैं और उनसे हम बात करेंगे डिजिटल पाकिस्तान के हवाले से कि भाई ये क्या चीज़ है। हम देखते हैं कि बहुत सारे जगहों पर लोग तरक्की कर रहे हैं, बाकी कंट्रीज़ जो हैं इस फील्ड में काफ़ी आगे चले गए हैं, लेकिन हमारे हम नौजवान बात तो करते हैं कि हम घर बैठे कैसे पैसे कमाएं, लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती। कई सारे लोग कई ऑनलाइन चीज़ों का जिक्र कर रहे होते हैं और फिर भी वो कमा नहीं पाते, घर में बैठे होते हैं और फिर हम ये कहते हैं कि जी हम इस डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं। क्या वजह है, ये क्यों नहीं अर्न कर पाते हमारे नौजवान, क्यों इस फील्ड में जो है वो कहीं हम बहुत सारी कंट्रीज से पीछे हैं और क्यों लोग इसको इतना सीरियसली नहीं लेते जिससे बहुत सारे पैसे कमाए जा सकते हैं। शो में इस हवाले से भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे मदर्स के हवाले से जो कि परेशान होती हैं। जैसा मैंने शुरू में इंट्रो में आपको बताया कि जी वो लंच बॉक्स का एक इशू है कि जी लंच दिया जाता है बच्चों को लेकिन एज इट इज़ लंच वापस आ जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपकी ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है। इसके अलावा अगर स्पोर्ट्स की मैं बात करूँ तो डेफिनेटली आज ज़बरदस्त जो है वो अब पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे मैच है और इस हवाले से जो रिजवान है वो ये कहते हैं कि जी वनडे मैच में हमारा जो कहना चाहिए स्टैट्स हैं वो बेहतर है। इससे पहले जो 2 सीरीज़ में हम जीत कर आ रहे हैं और जो वनडे है हमारा उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम कम बैक करें। तो बेस्ट विशेस फॉर आवर टीम, हम तो यही चाहते हैं कि आप जीतें और आगे बढ़ते रहें। इसके अलावा पाकिस्तानी जहाँ भी हों धाक बिठाने में पीछे नहीं हटते। मिक्स मार्शल आर्ट में भारतीय हरीफ को पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया। किसने कर दिया ये बताएंगे आपको, लेकिन इस ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमें ज्वाइन करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब टाइम है टॉप स्टोरीज़ का और इस पर डिस्कशन के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर्स जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले कुछ मौसम की बात कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि आज मौसम कैसा रहेगा। सो हियर वी गो नाउ। अच्छा जनाब, आज 11 बजे 22 सेंटीग्रेड और फिर 12 बजे जो है वो 24 सेंटीग्रेड, 1 बजे 25 सेंटीग्रेड और 2 बजे 26 सेंटीग्रेड रहेगा। तो मौसम जो है वो आज का कुछ इस तरह से रहेगा। और ओवरऑल अगर बात की जाए तो आज सर्दी है, मतलब आज मुझे जो है कहीं सूरज नहीं नज़र आया, वरना यूजुअली ये होता है कि मैं गाड़ी में शेड्स लगा रही होती हूँ और बार बार ये देख रही होती हूँ कि जहाँ से बहुत ज़्यादा सूरज आ रहा है उसकी जो रोशनी आ रही है वो थोड़ी सी उससे बचा जा सके, लेकिन आज जो है ऐसा नहीं हुआ और आज वाकई कहीं सूरज जो है वो डायरेक्ट नहीं था और छुपा छुपा सा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? महराज भाई, अशरफ भाई, जिस तरह अभी आप जिक्र कर रहे थे ना कि सर्दी वाकई आज है, तो वाकई आज सर्दी है और कराची के शहरियों के लिए ये बड़ी अच्छी खबर भी होती है और बुरी खबर भी होती है कि सर्दी ज़्यादा हो तो भी मसला और सर्दी अगर कम हो जाए तो कहते हैं सर्दी तो पड़ी ही नहीं, सर्दी तो आई नहीं। जी देखिए, जब कोई चीज़ कभी कभी आती है ना, हाँ, तो उसके भी अपने मामलात होते हैं। अच्छा, हमारे ड्राइनेस का बड़ा मसला है, सही, ठीक है ना। दूसरे सूबों में जो है मेरे ख्याल में कुछ बेहतर जो सर्दी आती है उसमें आपको नज़ला जुकाम खांसी और वायरल इन्फेक्शंस जो है ना इसका सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन कराची में तो अगर अच्छी सर्दी पड़ गई और आपने बोला आज तो मैं घूम फिर लूँ रात को, फैमिली के साथ निकल जाऊँ या कि चले जाऊँ, तो बस वापस आने के बाद जब सुबह आप उठेंगे तो नज़ला जुकाम सब जो है ना फिर, हाँ, अगर आप एक दिन जो है वो चले जाएं बाहर एंटरटेनमेंट के लिए तो फिर सब जो है वो ओवरऑल बीमारी पड़े हुए होते वापस आने के बाद। अच्छा जी, एक और बड़ी खबर, और अगर देखा जाए तो इस दफ़ा कराची के जो ताजिर हैं उन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव लिया है और उनकी जानिब से बिलावल भुट्टो को बाज़ाब्ता तौर पर ये कहा गया है कि भाई ये जो मसला है लैंड ग्रैबिंग का मसला है, पानी का मसला है और जो ये फुटपाथों को लीज़ करा रहे हैं ये मसला सॉल्व करें। और मेयर कराची को भी उन्होंने इस हवाले से कहा है कि भाई आप ये जो फुटपाथ को लीज़ करा देते हैं या जो पानी का इशू है उस पर उन्होंने बड़ी अच्छी बात ये की है कि जी आप जो पानी 2200 रुपये का टैंकर में दे रहे हैं वो आप पाइपलाइंस में या वो आप क्यों नहीं उन लाइनों में दे रहे कराची के शहरियों को। तो ये बड़ी जो है ना एक बड़ी स्ट्रॉन्ग वॉइस कराची के ताजरों की जानिब से उठाई। देखें, यहाँ पे ये बताऊँ कि जब बिज़नेस कम्युनिटी है, अभी जो ताजिर बोल पड़े हैं, बिज़नेस कम्युनिटी आर्मी चीफ से मिली, 3 मुलाकातें हुई हैं इन शॉर्ट टर्म, जिसमें आपकी मईशत के ऊपर, कराची के ऊपर, और सबसे अहम बात यह है कि कराची के टॉप बिजनेसमैन मिले थे जिसमें बड़े बड़े चीज़े नाम है। फेडरेशन हाउस के लोग थे, कराची चैम्बर था, फिर आरिफ हबीब थे, AKD थे। इन सब ने जो कराची को बताया कि माशी हब है और माशी हब का बताया था सिस्टम,
1 दफ़ा बताया, 2 दफ़ा बताया, तीसरी बार मुलाकात में जब सिस्टम का कहा तो उसके बाद जो अब आपको नज़र आ रहा है सिस्टम के ख़िलाफ़ एक्शन होते हुए। सिस्टम क्या है? बेसिकली पानी की बात करें आप इंक्रोचमेंट की बात करें, आप कब्ज़े की बात करें, इसमें एक सिस्टम चलता है। ज़मीन के ऊपर आप जैसे 7 इंडस्ट्री जोन है, 24,000 छोटी बड़ी सनतें, कुछ ज़मीनें भी खाली हैं, उस पर कब्ज़े हो जाते हैं। यानी आप मालिक हैं, आपके नाम पे ज़मीन है और आप जा रहे हैं तो कुछ लोग आके बैठ गए कि हमारी ज़मीन है। उसके लिए क्या है कि इसको कहा था डिजिटलाइज करने के लिए। यूनुस ढागा जो निगरां सेटअप में आए थे, उन्होंने पूरा सिस्टम, यानी सबसे पहले उन्होंने ये किया था, हमने खबर भी दी थी, उनका इंटरव्यू भी किया था कि इसको जो है तमाम इंडस्ट्री जोन को डिजिटलाइज कर देंगे, मैनुअल सिस्टम पेपर वर्क जो है ख़त्म, आप ऑनलाइन करें सब कुछ। और ये तो इससे ये होगा कि कोई भी 2 नंबरी नहीं हो सकेगी। अब आर्मी चीफ से लास्ट मुलाकात में बिज़नेस कम्युनिटी ने कहा, जिसमें आबाद के लोग भी थे, कैटेगोरिकली कहा कि भाई यूनुस ढागा ने जैसे वो किया था डिजिटल, अब वो आके ये गवर्नमेंट आई है उसके बाद उसको ख़त्म कर दिया है। वो भी हैरान हुए जो ये लोगों ने कैटेगरी, हमने इंटरव्यू भी किया था उसमें ये बताया था। अच्छा। और मैंने काटी के जो सदर हैं जुनैद नकी, उन्होंने साफ बताया कि उन्होंने हैरानगी का इज़हार किया आर्मी चीफ ने कि भाई जब ये हमने ये सब सिस्टम बन गया तो कैसे ख़त्म हुआ। अब ये सवालिया निशान है, कब्ज़ा हो, इंक्रोचमेंट हो, इसके बाद अगर आप देखें पानी का माफिया, आप कराची शहर में निकलें आपको माफिया ही माफिया नज़र आएगा। पार्किंग माफिया आपके यहाँ शहर में, पानी का माफिया आपके पास है, और तजाविज़ात का, ये भीख मांगने वाले, इनका आप उंगलियां गिने ख़त्म हो जाएंगी उंगलियां कि इतने माफिया हैं। उनको पता है कि कराची एक माशी हब है और यहाँ अरबों रुपए का रोज़ का काम होता है। लोगों को समझ में नहीं आता है कैसे भाई। 20 साल पहले मैंने बताया कि अगर आप मरदमशुमारी से देखें 1 करोड़ से कम की आबादी थी। अभी राइट नाउ हम मरदमशुमारी के हिसाब से 2 करोड़ की आबादी के शहर हैं और ये अब क्रॉस कर गया है 3 करोड़ से ऊपर। बहुत सिंपल सा फार्मूला है कि आप कितने मीटर लगे हुए बिजली के, कितने गैस के लगे, लेकिन कोई नहीं देखता है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। अब यहाँ पे जो ये टिम्बर मार्केट हो गया, ये सारे हो गए, ये परेशान होकर इन्होंने आखिर खोल के सब रख दिया ना तमाम सिस्टम का। पहले सिस्टम बोला जा रहा था, अब इन्होंने नाम ले लिए हैं। अब इवन के ये भी बात बोल दिया है कि अब ये जो आपके फुटपाथ हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला है कि फुटपाथ जो है पैदल चलने वालों की जगह है। क्या है? पैदल चलने वालों, राहगीरों के लिए, आवाम के लिए। ये उसको भी लीज करने जा रहे हैं, कह रहे वहाँ पे फतारे लगाओ। मतलब आप पूरे अलमिया है, मतलब ये मजीद मतलब पैसे आ जाएं किसी तरीके से। पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, वहाँ आप ऐसे नहीं देखेंगे कि आप जो अब आप आवाम कहाँ चलेगी? रोड पे चलेगी तो बाइक वाले, गाड़ी वाले उसको हिट करेंगे और हादसात बढ़ेंगे। तो फुटपाथ को क्लियर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, मेरा नहीं या मीडिया का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का क्लियर वाजे ऑर्डर है। फुटपाथ पे जनरेटर नहीं होने चाहिए, फुटपाथ पे पथारे नहीं होने चाहिए, फुटपाथ पे जो है कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए आवाम के चलने, क्योंकि फुटपाथ पे ही आवाम चलती है। पैदल चलने वाले रोड पे नहीं चलेगी। रोड पे हम लोग जो चलते हैं तो क्या होते हैं? हादसात होते हैं। अब उसके लिए एक जगह सुप्रीम कोर्ट का ही है, दूसरी जगह जो है वो क्या कह रहे हैं कि लीज पे कर देंगे। कैसे लीज पे कर देंगे? हैरान कुन बात है। जो टिम्बर मार्केट की जो आया था, तो जब मैंने देखा तो मैं भी हैरान हुआ था। उनके इश्यूज है, ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं ना बिजनेस कम्युनिटी के। आप पूरे मुल्क को सप्लाई होती है। आप कभी जोड़िया बाज़ार जाएँ, जोड़िया बाज़ार अजनास की होलसेल मार्केट है कराची की, जो पूरे मुल्क में दालें, चीनी, चावल सब कुछ जो है सप्लाई चेन। आप वहाँ जाएँ, चल के दिखा दें आप जगह ही नहीं है ना। आप कह रहे हैं कि फुटपाथ आवाम के चलने की जगह है। आवाम के चलने के लिए तो सड़कें भी नहीं है मौजूद, वो तो बेचारे सड़कों पे भी नहीं चल सकते। समझ नहीं आता कि आप सर्विस रोड पे जाएं तो वहाँ पे ये सारे खड़े हुए होते, पथारे वाले, ठेले वाले। आप नॉर्मल अगर जगह पे खड़े हो, इस बस स्टॉप पे आप देखें आवाम के खड़े होने की जगह नहीं है, वहाँ पे जो ये पथारे वाले खड़े हुए होते हैं और वो आपको कहते हैं थोड़ा जरा साइड पे हो, आगे साइड पे हो जाए, मतलब आप स्टॉप पे भी नहीं खड़े हो सकते। तो ये तो सूरत हाल है। नहीं मतलब आप तो यहाँ पे आप जैसे आपने बताया तो अभी याद आया, मेराज भाई भी इस पे बताएंगे कि एक और माफिया है, रिक्शा माफिया। और वो जो 6 सीटर 8 सीटर जो चिंची जिसे बोलते हैं, 6 सीटर 8 सीटर रिक्शा है जो बस बनाई हुई है। दुनिया में कहीं आपने देखा है कि 8 लोग एक रिक्शे में 3 पहियों वाला जो रिक्शा है उसमें 8 लोग बैठ के, एक ड्राइवर भी, 9-10 लोग उसमें बैठ के जा रहे हैं। आप सोचें कि उसका जो सिस्टम है 10 लोगों का बोझ बर्दाश्त करेगा। हादसात हो रहे हैं,
ये और बढ़ते जाएंगे। और यहाँ पे आप देखें जगह जगह जो ट्रैफिक जैम का सबसे बड़ा, अगर आप देखें पूरे शहर में, क्योंकि ट्रैफिक के ऊपर बहुत काम करते हैं मिराज साहब, हमारे जो क्राइम के हेड भी हैं और जाके ट्रैफिक पुलिस के ऊपर बिल्कुल निगाह रखते हैं, तो उनसे भी पूछें जगह जगह जो आपकी ट्रैफिक जैम का मसला है, जगह जगह जो ये पार्किंग बनी हुई है रिक्शे वालों की, उनकी वजह से। अब इसको कौन हटाएगा? अगर पूछें तो नाराज हो जाते हैं मेयर कराची। अगर इनसे पूछें वो कहते हैं काम हो रहा है, देखे ना जी, हम तो सड़कों पे हैं, हम तो बाहर निकले हुए हैं, काम तो कर रहे हैं, आवाम की खिदमत के लिए हम जगह जगह घूम रहे हैं। वो भाई विजिट, उनके इतने दौरे होते हैं, इतने वो विजिट करते हैं। महराज भाई ज़रूर आप इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा कि जब भी कराची की डेवलपमेंट की बात आती है, बारिशें हों, कोई हादसा हो, अभी ये रिसेंट जो वाकया था, जो यूनिवर्सिटी रोड पे जो वाकया हुआ पानी की पाइपलाइन वाला, उसमें अगर आप देखें तो उसमें भी उन्होंने कहा कि जी हमारा तो इशू नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर की गलती है, तो वो तो अपने आप को क्लियर कर देते हैं वहाँ से। बिल्कुल, देखें बात यह कि जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। देखिए अगर जो अफसरान और जो महकमे हैं, उनके जो मिनिस्टर्स हैं और उनके जो ऑफिसर्स हैं, अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस कर लें तो शायद ये मसाइल पैदा ही ना हो। लेकिन हमारे यहाँ जिम्मेदारी का फुकदान है। अब जैसे कि कल ताजिरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं तो ये कहूँगा कि वो ताजिर फट पड़े। अच्छा, वो सब छोटे ताजिर कहलाते हैं जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ज़्यादा बातें की हैं, बहुत वोकल होकर। अच्छा, उनमें मैं आपको बताऊं कि अभी जिस तरह से बताया ना अशरफ भाई ने कि आर्मी चीफ को शिकायत की गई थी कि सिस्टम के नाम पर, तो एक सिस्टम इस कराची में शुरू हुआ था आज से कोई 6 माह 7 माह कबल, जब कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो दोबारा से चीफ बने थे कराची पुलिस चीफ के। उसके साथ ही एक MPA हैं हब के, बलूचिस्तान के, अली हसन जहरी उनका नाम है। अच्छा। पहले अली हसन बिरोई था लेकिन अब अली हसन जहरी है। अच्छा। ठीक है ना, और अब वो MPA भी हैं। तो उनके जो बताया जा रहा था कि उनका सिस्टम था जो कराची में उन्होंने SHOs लगवाए। एक बशीर वद्धो नाम का SHO था मोचको में। ये वो एरिया है जो कि हब से एंटर होते हैं जब आप कराची में, बॉर्डर एरिया कहलाता है, वो इलाका है। ज़मीनें वहाँ भी बहुत सारी हैं, ठीक है ना। इसी तरह एक SHO उन्होंने लगवाया गुलाम हुसैन कोराई, उसको मंगोपीर में एडजस्ट किया जहाँ पर बहुत सारी ज़मीनें हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो मुबैना तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि SSP वेस्ट जो तारिक इलाही मस्तोई हैं, वो भी उन्हीं की सिफारिश पे लगे थे। तो उनका एक सिस्टम यहाँ पर काम कर रहा था। जब ये शिकायतें हुई और थोड़ी हलचल मची तो IG साहब को भी थोड़ा सा ख्याल है कि अब क्या करना चाहिए, प्रेशर बढ़ा। तो उन्होंने एक ही दिन में अचानक से 4 SHOs को फारिग किया, यानी कि हटा दिया उनको पोस्ट से, जिनमें गुलाम हुसैन कोराई मंगोपीर, बशीर वद्धो जो थे मोचको, और नसीर तनौली एक SHO हैं जो बोर्ड बेसन थाने में 16 साल से तैनात हैं। अच्छा, मतलब सोचिए ना कि 16 साल से एक और रेजिडेंट SHO है क्या, वही ना, मतलब एक जगह पे। हाँ। अच्छा, फिर उन्हीं के साथ क्लिफ्टन थाने के SHO थे आजम राज पर। सही। इन 4 SHOs को हटाया। फिर सजानी टाउन के इलाके में एक खुदा की बस्ती पुलिस चौकी होती है जहाँ सबसे ज़्यादा लैंड ग्रैबिंग के मामलात हैं। अच्छा। उसके उसके इंचार्ज को हादी बख्श, मेरे ख्याल में नाम था उसका। तो इन 5 को एकदम इन्होंने ट्रांसफ़र किया। तो बात आ रही है कि भाई सिस्टम तो हर दौर में मौजूद रहा है, ठीक, ऐसा नहीं है कि ना हो। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जब आती है सिंध में, तो ख़ास तौर पे जो है वो हर डिपार्टमेंट का, भले वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो, KDA हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, वाटर बोर्ड हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, कोई डिपार्टमेंट सिस्टम से वालातर नहीं होता और कहीं ना कहीं सिस्टम काम कर रहा होता है। कभी बहुत ज़्यादा सामने आके आप सिस्टम और कभी ऊपर बहुत ज़्यादा बात करते हैं, आप इस पे एम्फसाइज भी करते हैं। सिस्टम ठीक है, सिस्टम देखना जिनका काम है। अब ये जैसे सिंध गवर्नमेंट है, इनको चलानी है ना चीज़ें, लेकिन ये उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करते। अगर इम्प्लीमेंट हो जाए, हम देखते हैं कि ये जो गैर कानूनी तजावुज़ात हैं, रातों रात खबर आती है कि जी इसका ऑपरेशन हो रहा है, वहाँ पे जो है वो लोगों को हटाया जा रहा है, रास्ता क्लियर किया जा रहा है, अब जो है वो सफाई के इंतजाम हो जाएंगे। फिर 5-6 दिन बाद आप उसी जगह से गुजरें, आपको वापस वहाँ पे वही सारा कुछ नजर आता है। What is this? बिल्कुल ये सूरत है। देखें, बात है कि कानून की बालादस्ती की बात है। अगर आप उन पत्थरों को हटा के उनको सील कर दें, उनको जब्त कर लें, ठीक है ना, तो बात ख़त्म हो जाती है। आप क्या करते हैं कि जब एक ऑपरेशन हुआ, ड्राइव हुई, ले गए जी, ट्रक वर्क भर के ले गए। अब लोगों ने सोर्सेज लगाना शुरू किया। अब सोर्स कौन कौन किसके लगा रहा है, कोई सईद गनी की सोर्स लगा रहा है, कोई फलां चेयरमैन की, फरहान गनी की सोर्स लगा रहा है, तो आके फिर वो कर रहे हैं ना गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। अब वो सोर्स लगाते हैं तो फिर वो अफसरान जिन्होंने कार्रवाई की होती है वो फिर परेशान होते हैं, प्रेशर में आते हैं, क्योंकि सियासी दबाव हमेशा से रहता है। सियासी दबाव की वजह से परेशान होते हैं। फिर उनकी एक पॉलिसी है कि जी आप 8,000 रुपये का चालान भरें और अपना जो आपका केबिन था वो ले जाएं आप।
अब उसने 8,000 रुपये दे के अपना केबिन वापस ले लिया तो वापस जाके वो लगा देगा, फिर से अपने पैसे तय कर लेगा। बात ये है कि ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप कोई भी अगर कोई ड्राइव कर रहे हैं सही, तो एक तो ड्राइव करें और ड्राइव करने के बाद उसको जो है देखते भी रहें कि भाई इसका फॉलोअप रखें कि मैंने जो कल यहाँ पे काम किया था वो आज दोबारा शुरू तो नहीं हो गया। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ कराची की लाइफ इतनी फास्ट है, यकीन कीजिए कि आज किया वाला काम जो है ना, हाँ। अब वो उसको भूल जाएंगे, कल नए काम में लग जाएंगे, कल नए काम, ये वाला मामला भी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा अशरफ भाई, इसमें ये जो ताजिर थे इन्होंने लैंड ग्रैबिंग का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा इस तरह के मामला हैं और अब अगर सिंध हुकूमत इसके ऊपर कंट्रोल नहीं करेगी, ये तमाम तर चीज़ें नहीं देखेगी तो इससे मज़ीद मामला बिगड़ेंगे। और जो मैंने आपको जो शुरू में मैंने पानी के हवाले से जिक्र किया था ना, तो वो ये उन्होंने ये भी कहा कि भाई पानी है लेकिन ये लोग पानी की जो चोरी है उसकी रोकथाम के लिए कुछ नहीं करते। टैंकर माफिया बड़े सरगर्म है। देखिए, हम इस पाकिस्तान की बात करते हैं, हाँ। इस्लामाबाद आप जाएं, लाहौर जाएं, इतने टैंकर नज़र आते हैं, आपके पास टैंकर कितने हैं वो नहीं पता है। और ये आप फायर ब्रिगेड के लिए जो अब अगर हम देखें कि अब वो कहते हैं जी 550 टैंकर्स नहीं है हमारे पास। वो एक वर्बल बात वो ये कहते हैं जो टैंकर माफिया, पानी माफिया है, वो अजीब अजीब तौजीह पेश करते हैं। मैं जगहें बता देता हूँ। हाँ। सफूरा आप जाती हैं यूनिवर्सिटी रोड से, हाँ। आप जाएं क्योंकि वहाँ काम हो रहा है, पुल के नीचे इधर उधर ट्रक आप गिन भी नहीं सकते इतने ट्रक खड़े में। अब हम देखते हैं कि अब ये जो आपका हाई ट्रेंड जिसे कहते हैं ये बने हुए हैं, कानूनी या गैर कानूनी या जो भी हैं, ये पूरे कराची शहर को पानी की सप्लाई के लिए नहीं बनाए गए थे, ये बनाए गए थे फायर ब्रिगेड के लिए। ठीक है, कोई इमरजेंसी है उसको पानी की सप्लाई के लिए या जिस इलाके में पानी का शॉर्टफॉल हो, तो ये बिजनेस बन गया है। आप ये देखें, आप कहीं भी बैठे ना, मैं आपको बताऊं, हम लोग जैसे बैठते हैं बिजनेस कम्युनिटी क्या कहती है कि भाई आजकल यार कोई काम नहीं करो, टैंकर खरीद के लगा दो, आपको मंथली आता रहेगा, रोज के भाई पानी जा रहा है, वो भर रहा है, जा रहा है, एक टैंकर जा रहा है। आप बताएं ना, हमारे ऑफिस में यहाँ पे पानी आता है, आप क्या समझते हैं कि 500-800 रुपए का आता है? नहीं भाई, बहुत 5-6 हज़ार रुपए का एक टैंकर आता है। अब आप सोचें वो रोज का अगर बेच रहा है तो एक जो मजदूर है उससे ज्यादा तो ये कमा रहे हैं। अब पानी कितने का लाते हैं? कुछ पैसों में होता है पर लीटर। अब मसला ये है कि ये जो कारोबार बना है ना, इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, आप हाथ भी नहीं डाल सकते। रिटायर्ड पुलिस वाले, मेराज भाई भी बताएंगे इस पे, ठीक है, रिटायर्ड पुलिस वाले और H2O नाम लेता हूं मैंने इसके ऊपर बहुत काम किया था। H2O के नाम से पूरे डिफेंस में सप्लाई होता है। अब आप सोचें डिफेंस कहाँ, और सफूरा से पानी निकलता है, पूरी सड़कों को तबाह करते हुए आता है। ये कहीं भी नहीं होता क्योंकि जो उसका लोड होता है ना, एक्सेल लोड, उससे ओवरलोड होता है जिसकी वजह से सड़कें खराब होती है, पानी गिराता हुआ जा रहा है, बाइक वाले गिरते हैं। और ये सब मेन ये है कि ये जो सिस्टम है ना, ये जो कब्जे की बातें की हैं, ये सब की हैं, इन्होंने शिकायत तो कर दी। आप क्या समझते हैं इनको छोड़ दिया जाएगा? अभी जब बिजनेस कम्युनिटी ने शिकायत की थी तो सीएम साहब ने उसके ऊपर रिप्लाई दिया, मेयर कराची ने रिप्लाई दिया। हमने कहा कि आप बिजनेस कम्युनिटी जो टैक्स देते हैं और उसके बाद वो अगर शिकायत करें, आप उनको बोल रहे हैं कि ये जो है ब्लैकमेलर है। अच्छा अशरफ भाई, सीएम सिंध से का आपने जिक्र किया, सीएम सिंध ने अभी रिसेंटली जो है वो जो ट्रैफिक जैम हुआ था उसका भी नोटिस लिया है और ये एक के बाद एक इस तरह के नोटिस सामने आते हैं। लेकिन ट्रैफिक का मसला जो कहूँ, और ये इस दफ़ा नॉर्थ नाज़िमाबाद और नॉर्थ की तरफ इन्होंने कहा है कि जी यहाँ पर ट्रैफिक की जो रवानी है उसको मुमकिन बनाया जाए और वहाँ पर उस हवाले से इक़दाम किए जाए। अब ये किसका काम है? हाँ। देखें, जो सिस्टम जो सारा है, हाँ। जो निज़ाम को चलाना है सिंध गवर्नमेंट के, लोकल गवर्नमेंट का। अभी तो लोकल गवर्नमेंट में जाए तो मेयर किसका है? पीपल्स पार्टी का है। अब यहाँ पे जो ऑर्डर्स होते हैं ना, उसके ऊपर फॉलो नहीं होता है। अब अगर मैंने नोटिस ले लिया, भाई यहाँ पे ये ट्रक क्यों खड़े हुए हैं, यहाँ पे रिक्शे क्यों खड़े हुए हैं, नोटिस ले लिया, आप जाए, रोज़ खड़े हुए होते हैं। आपको मैंने बताया कि मैं जो लास्ट ऑफिस था, जो आपको पता है कि वो अगर हम रीगल वाली रोड से जाएं तो रीगल जो सदर का मेन है, आप सुबह जाएं, जैसे हमारे टाइमिंग होते थे 9 बजे, तो 8:30 बजे हम क्रॉस करते थे। मैं पार्किंग प्लाजा वाली बात करता हूँ। पार्किंग प्लाजा से आप जाएं 8 बजे, ठीक है, और वहाँ पहुंचना अज़ाब हो जाता था। हाँ, तो अब वहाँ से सुबह के टाइम जाए, आपको कोई पता रहा, कोई कुछ नहीं, क्योंकि सब दुकानें बंद हैं, सब कुछ। आप उसके बाद 9 बजे के बाद वहाँ से क्रॉस करके दिखाएं, वो भाई दुकान के बाहर बाइक, उसके बाद जो है वो उसका ठेला, उसका सब कुछ, दुकान के अंदर रहो। कहीं भी होता है कि जो दुकान के प्रेमिसेस हैं उससे बाहर आप नहीं आ सकते। तमाम इन लोगों के ऊपर एक्शन की बात हुई, कुछ भी नहीं हुआ। ये तमाम जो 8 बड़ी मार्केट्स हैं, बादशाहों के नाम पे हैं, रीगल हो गई, अकबर मार्केट हो गई, दीगर हो गई, उर्दू बाजार हो गया। आप देखें वहाँ पे जाके, दुकान के अंदर नहीं होंगे, दुकान के बाहर आए हुए हैं। अब उसके बाद वो फिर सारी चीज़ें अंदर करेंगे तो आपको जगह खुली हुई, जब वो बंद होगा वो इलाका ना,
आप वहाँ से क्रॉस करके देखें। हाँ, मतलब लोगों ने ये कैलकुलेशन बनाई हुई होती है कि 10 बजे मार्केट खुल जाएगी तो 10 बजे इस रोड से नहीं गुजरना, फिर रात को 8-9 बजे के बाद जब मार्केट बंद हो जाएगी तो वहाँ से रास्ता खुला होगा। ये सहूलत है कराची के शहरियों के लिए। चलिए जी, माल का हाल जान लेते हैं कि आज जो है वो करेंसी रेट क्या है। सो हियर वी गो नाउ। अच्छा जनाब, ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है 180 और इसके अलावा जो कैनेडियन डॉलर है वो 198 है और उसके बाद जो है ये यूरो है 292 और फिर कुवैती दिनार जो है वो 906 पर है। अच्छा, अब यूके पाउंड 352 है, सऊदी रियाल 74 है, फिर स्विस फ्रैंक जो है वो 314 है और यूएस डॉलर जो है वो 279 है। तो ये है करेंसी रेट। अगर आप एक्सचेंज कराना चाहें या जो भी आपके प्लान हो अपने करेंसी के हवाले से, वो आप इन रेट्स को जान के जा सकते हैं। वापस आएंगे, यहाँ आ गया एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे इसी हवाले से कि ये जो पार्किंग माफिया है, ये जो टैंकर माफिया है, ये जो लैंड ग्रैबर्स हैं, ये इनके लिए मुमकिना तौर पर कोई हल क्यों नहीं है और क्यों देखते हैं कि हमारी जो इंतज़ामिया है वो इस हवाले से नाकाम नजर आती है। सो स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब, हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं और इंतहाई अहम टॉपिक जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। अब कराची के ताजिर जो हैं वो वोकल होकर बोले हैं और उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी से जो है वो इस हवाले से बात की है कि जो कुछ भी हो रहा है इसको देखें। महराज भाई, ये टैंकर माफिया, ये लैंड ग्रैबर्स या ये दीगर जितने भी ये कितने सारे माफियाज हैं, मतलब आप गिनते गिनते, जिस तरह अशरफ भाई कह रहे थे, काउंट करते करते थक जाएंगे, इनके खिलाफ क्रैकडाउन क्यों नहीं होता? और इस दफ़ा जो ये इनिशिएटिव लिया है कराची के ताजरों ने, मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा वोकल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उन्होंने बहुत ज़्यादा क्लियर बात की है कि भाई ये इश्यूज हैं, आप इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए जी, एक तो उन्होंने जुर्रत की है और अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, क्योंकि हमारे यहाँ जो है प्रॉब्लम ये है कि जो जुर्रत करता है उसके साथ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है बहुत सारी। दूसरी बात, देखिए टैंकर माफिया जो है वो अभी आपने गुज़िश्ता अगर थोड़ा अरसे में देखा हो 6-8 महीने के दौरान में, तो वाटर बोर्ड ने एक बड़ा पानी चोरी के ख़िलाफ़ और गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के ख़िलाफ़ एक बहुत तवील ऑपरेशन शुरू किया था जिसमें रेंजर्स उनके साथ थी। अच्छा जी, उसमें उन्होंने ऑपरेशन तो किया, गैर कानूनी हाइड्रेंट भी मस्मार हुए, सही। अच्छा, टैंकर्स जो है उन्होंने अपने पास रजिस्टर्ड कर लिए, यानी कि अब कोई भी कराची में जो टैंकर है वो डायरेक्टली पानी भर के कहीं नहीं जाएगा, हमारे पास रजिस्टर्ड होगा, हमारी फीस पे करके हमारे रेट्स पे बाहर जाएगा। उन्होंने इतनी बड़ी ड्राइव चलाई जिसमें जाहिर सी बात है बहुत बड़ा खर्चा भी हुआ। लेकिन इस पर काम नहीं किया कि भाई ये जो पानी की लाइनें गुजर रही हैं, इन गरीबों को घरों पर पानी पहुँचा दें। सही। इस पर काम नहीं हुआ। ठीक है, काम किस पर हुआ? कमर्शियल काम, कि टैंकर ये चला रहा है तो अब इसका टैंकर मेरे पास आ जाए और यहाँ से होके गुजरे, ताकि यहाँ जो है वो पैसा भी देता जाए और अपना जो सरकार में खजाने में भी आता जाए। लेकिन पानी खरीदना आवाम नहीं है, तो इसके लिए कोई काम नहीं किया गया। अच्छा, अब ये माफिया वाकई इतना बढ़ गया है कि जिसके पास कोई काम नहीं होता वो थोड़े पैसे उधार कर्ज लेता है और एक ट्रक ले लेता है, उसके पीछे टैंक बनवा लेता है और ये कारोबार शुरू कर देता है। बहुत सारी मिसालें हैं, आप भी देखते होंगे शहर में, जगह जगह ये खड़े होते हैं टैंकर और 12,000, 6,000, आप भी देखते होंगे हमारे अपने घर में जो है वो टैंकर आता है और आप मतलब आपके घर में पानी नहीं है तो आप क्या करेंगे? अल्टीमेटली आपने टैंकर मंगवाना है, आपने टैंकर डलवाना है। और जिस तरह से अशरफ भाई कह रहे हैं, कोई टैंकर कोई सस्ते नहीं होते, ये 2-2, 3-3 हज़ार, 4-4, 5-5 हज़ार के टैंकर होते हैं। ये तो आप छोटे टैंकर की बात कर रही हैं। अगर आपने जो है वो बड़ा टैंकर मंगवा लिया तो वो 13,000 रुपए का, 12,000 रुपए का। सही। अगर कोई मतलब अगर ज़्यादा फैमिलीज रहती हैं तो फिर वो कहते हैं जी हमारे कम से कम 10-15 दिन निकल जाएंगे, तो वो 12-13,000 रुपए के टैंकर मंगवाते हैं। तो इसमें बाकी रही लैंड ग्रैबिंग की बात, तो इस वक्त कराची में लैंड ग्रैबिंग आज की बात नहीं है, लैंड ग्रैबिंग तो चल रही है और इस वक्त थोड़ा सा ये झटका जो मिला है आर्मी चीफ को जब शिकायत हुई ताजिरों की जानिब से, तो कुछ उसमें कमी वाक़ई हुई है। लेकिन अगर आप देख लें, KDA स्कीम 33 है, सुपर हाईवे है, नेशनल हाईवे है, इसके अलावा अतराफ़ के इलाके हैं, ख़ास तौर पे ये अपना हॉक्स बे का एरिया है, हॉक्स बे के पास बहुत सारी लैंड पड़ी हुई है, इसी तरह नॉर्दर्न बाईपास पर बहुत लैंड पड़ी हुई है। तो ये तमाम लैंड जो है वाकई आहिस्ता आहिस्ता कब्ज़ा हो रही है, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स जो हैं उन पर भी कब्जे किए जा रहे हैं। हाँ। इसकी शिकायत बारहा पुलिस को की जाती रही है, लेकिन नतीजा सिफर। इसको कंटिन्यू करते हैं, लेकिन अभी जो है वो अज़रा पेचो इस वक्त NICVD में मौजूद है और वहाँ पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो लेट्स सी व्हाट ही इज सेइंग।
वेलकम बैक। तो जनाब सूबाई वज़ीर सेहत अज़रा पेचू एक तकरीब से खिताब कर रही थी NICVT में, जिसमें उन्होंने बड़ी पॉजिटिव इंटेंशंस जो हैं वो ज़ाहिर किए। उनका यही कहता कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं सेहत के शोबे में मज़ीद काम कर रहे हैं और चाहते कि आगे मज़ीद डेवलपमेंट हो। जी महराज भाई, बात ये कि अज़रा पेचू साहिबा खैर से दिल के अस्पताल पहुँची भी हैं, बहुत अच्छी बात है। और सेहत के मामलों में हमें काम नज़र आ रहा है होता हुआ। जिन्ना हॉस्पिटल के जो NICVD है या फिर जिन्ना हॉस्पिटल हो या NICH जो है NICH जो बच्चों का जो निगहदाश्त का इदारा है, ठीक है ना, यहाँ पर हमें कुछ वर्किंग होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ अगर ये थोड़ा सा जो हमारे जो मुख्तलिफ इलाकों में बनी हुई डिस्पेंसरीज़ हैं और छोटे अस्पताल हैं, अगर उनकी जानिबी तवज्जो दे लें तो काफ़ी आसानी हो सकती है। क्योंकि देखिए हम हमेशा से एंटी बोल रहे होते हैं, और लेकिन अगर आपका भी जाना हुआ हो या आपके किसी अजीज का जाना हुआ हो, एंटी नहीं बोल रहे होते, हम हमेशा से ये बात कर रहे होते कि ठीक है ये वहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जो मौजूदा सिस्टम है उससे कभी कभार नहीं, रोज़ की बुनियाद पर पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है। यानी कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका जो चेकअप भी नहीं करा पाते। वहाँ पर जो सिस्टम है, इतने सारे पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए कोई बाज़ाब्ता तौर पर जो है ना वो कोई इकदाम कर दिए जाएँ, वहाँ पे कोई चीज़ें सिस्टमेटिक कर दी जाएँ। अशरफ भाई, आप इस पर क्या कहेंगे? जो हमारे यहाँ इस वक्त करंट सिंध में जो हेल्थ सिस्टम है, जो सेहत का निज़ाम है, अगर देखा जाए जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो सारे वहीं जाते हैं ना NICVD, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो सारे NICH ही जाते हैं ना, जिन्ना हॉस्पिटल जाते हैं, सिविल जाते हैं। अगर यही बेहतर नहीं होंगे और यही एक्यूरेट नहीं होंगे तो फिर अवाम कहाँ जाएंगे? देखिए, यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट तो हमेशा ये कहती है सेहत पे, तालीम पे बहुत काम कर रही है। बेसिकली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू हो रहा है। कराची की जो बिज़नेस कम्युनिटी है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये लोग सामने नहीं आते हैं। ठीक, जब हम मिलते हैं तो बताते हैं कि बड़ी बड़ी जो कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी, इनको बैकअप पे पैसे देते हैं और बड़े, क्योंकि ताकि लोगों को सपोर्ट मिले। अभी जैसे कि वो लाइव हम सुन रहे थे, उन्होंने क्या कहा, सूबाई वज़ीर सेहत ने, कि बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हम कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि जो दूसरी जगहों से जो यहाँ पर आ रहा है उसका प्रेशर वो कम हो, वहीं पे हम हॉस्पिटल बना दें। सही। और ये सर्विसेज हम दे रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे। तो अब ये जो है, हम ये बोलें या ये सब, तो उसको करके दिखाएं ना। सही। आपको बताओ, मेरी फैमिली में 2 डॉक्टर हैं, अब्बासी में हैं। ठीक। आपसे ऐसी गैस करूँगा, अगर एक डॉक्टर मतलब अब्बासी में OPD कर रहा है, कितने मरीज़ों को देखता होगा? ऐसी गैस अगर अब्बासी में है तो 100, 200, 250 लोगों को देखता है रोज़ के। सही। अब वो दवाइयाँ अब 250 लोगों को देखने में इट विल टेक के कितना शॉर्ट टाइम चाहिए इतने लोगों को देखने, क्योंकि हर कोई चाह रहा है मुझे देख लो भाई, और बहुत टाइम चाहिए। ठीक है, अब वहाँ पे आप जाएं, अब्बासी जाएं, सिविल जाएं और कहीं भी चले जाएं, आपको रश क्यों मिलता है? क्योंकि आपने नए हॉस्पिटल नहीं बनाए, नए हॉस्पिटल्स नहीं बनाए, और और प्रेशर बढ़ता गया है। प्रेशर बढ़ता जा रहा है और आवाम जो है वो परेशान है। और बड़ी ज़बरदस्त बात की है अशरफ भाई ने कि अगर एक डॉक्टर 200 या 250 पेशेंट्स को चेक कर रहा है, तो आप सोचिए कि वो उन पेशेंट्स के साथ क्या हाल होगा कि वो अगर कोई सिवियरिटी में आया है, कोई बेचारा इमरजेंसी में आया है, तो वो क्या करेगा। खैर, अभी जो है वो हम जान लेते हैं कि आज भाव ताव क्या है और क्या रेट्स हैं। तो दिखाते हैं आपको कि आज क्या रेट्स है। टमाटर जो है वो है 150, और फिर उसके बाद जो है आलू 59, और फिर लहसुन जो है वो 667, और फिर अदरक जो है वो 288, और गाजर जो है वो 58 है, और फिर उसके बाद जो है तुरई वो भी 58 है। अच्छा जनाब, लौकी जो है वो भी 58 है। इसके बाद फूल गोभी जो है वो भी 115 है, और ये स्टैटिक रेट्स हैं वैसे इसके। खीरा जो है वो 35 है, भिंडी 230, और उसके बाद प्याज जो है वो 115 है। और ये हमने आज आपको बताया जो प्राइस लिस्ट के रेट हैं। हमारे नुमाइंदे ने नुमाइंदे ने एक पैकेज तैयार किया है जिसमें वो आपको बताएंगे कि आज करंट जो है वो क्या सूरत हाल है और आवाम जो है किन रेट्स पर मार्केट से ये सब्जियां खरीद रहे हैं। जी बिल्कुल, शहर कायद में अगर सब्जियों की बात की जाए तो सरकारी और बाज़ारी कीमतों में वाज़ेह तौर पर हमें फ़र्क नज़र आता है। अगर हम सरकारी कीमतों और बाज़ारी कीमतों का अगर फ़र्क देखें तो आलू की सरकारी कीमत 69 रुपये, जो कि मार्केट में बाज़ार में 130 रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ ही हम अगर प्याज की बात करें तो सरकारी कीमत 127 रुपये फ़ी किलो, जो कि बाज़ार में 180 रुपये फ़ी किलो पर दस्तियाब है। इसके अलावा अगर हम बात करें भिंडी की, तो सरकारी कीमत 230 रुपये, जो कि मार्केट में तकरीबन
₹280 फी किलो पर फरोख्त हो रहा है। इसके साथ ही अगर बात करें टमाटर की तो सरकारी कीमत ₹150 जो कि बाजार में तकरीबन ₹200 फी किलो पर दस्तियाब है। इसके अलावा लहसुन की बात करें तो सरकारी कीमत तकरीबन ₹670 जो कि बाजार में तकरीबन ₹700 फी किलो पर दस्तियाब है। इसके साथ ही अगर अदरक की बात करें तो अदरक की सरकारी कीमत ₹228 जो कि बाजार में तकरीबन ₹450 फी किलो पर फरोख्त हो रहा है। चलिए जी, हमारे नुमाइंदे मीर केरियो हमें बता रहे थे कि आज जो है मार्केट प्राइस क्या है, और इसके अलावा हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। कल फिर नई टॉप स्टोरीज की डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि हमारे शहर के मसाइल जो हैं वो कैसे हल किए जा सकते हैं। हम तो सिर्फ बात कर सकते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करना ये इंतजामिया का काम है, हुकूमत का काम है। सो यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मिलवाएंगे आपको बहुत ज़बरदस्त से गेस्ट से। कहीं नहीं जाना, आपने हमारे साथ रहना है, और अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो लाइव कॉल भी कर सकते हैं। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब, अब कुछ बात हो जाए स्पोर्ट्स के हवाले से, और स्पोर्ट्स जैसे ही हम बात करते हैं ना तो हमारे जहन में आता है क्रिकेट, टेनिस या फिर फुटबॉल या फिर हॉकी। और हॉकी तो जबूहाली का शिकार हो चुकी, बड़ा अफसोस होता है, लेकिन फिर भी हमारे हॉकी प्लेयर्स कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। और क्रिकेट में डेफिनेटली पूरी पाकिस्तानी कौम जो है अपना इंटेंशन पुट करती है और यही कोशिश करती है कि हमारी टीम आगे से आगे जाए। लेकिन जब आप सोशल एक्टिविटी की बात करते हैं, जब आप बात करते हैं कि आपके शहर में आपको क्या ऐसी एक्टिविटी मिल सकती है, या क्या ऐसी स्पोर्ट्स है, क्या ऐसी गेम है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, जो कि बहुत ज़्यादा जिसके बारे में बात हो रही है और लोग चाहते हैं कि वो भी इस एक्टिविटी का हिस्सा बने, वो भी इस स्पोर्ट्स का हिस्सा बने, तो ये है जनाब पाकिस्तान पैडल फेडरेशन PPF, जिनकी जानिब से ये जो है एक स्पोर्ट्स ये मुतारिफ़ कराया गया है और लोग इसको बड़ा पसंद कर रहे हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुर्तज़ा सलीम साहब, प्रेसिडेंट हैं एथलीट्स कोचेस पाकिस्तान पैडल फेडरेशन के, और उनके साथ हैं शेख समीउर रहमान, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पैडल फेडरेशन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये स्पोर्ट्स इतना फेमस हो रहा है, बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं, इस एक्टिविटी में शामिल होना चाहते हैं कि वो पार्टिसिपेट करें। ये एक तो आइडिया आपके जहन में कैसे आया कि इस तरह की एक्टिविटी यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस होनी चाहिए और लोगों को इस तरह से फैसिलिटेट किया जाए, और दूसरा ये कि ये एक्चुअली है क्या, ताकि लोगों को पता चले, जो नहीं जानते उनको भी पता चले कि व्हाट इज़ ऑल अबाउट। जी, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने हमें यहाँ पे दावत दी। जी, बेसिकली पैडल जो है ये स्पोर्ट्स इन्वेंट हुआ था मेक्सिको में लेट 70s में, और ये वहाँ से खेला गया है स्पेन, अर्जेंटीना, इन जगह पे। पाकिस्तान में ये स्पोर्ट जो है लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुआ था प्राइवेट एरिना में, एंड देन बढ़ते बढ़ते काफ़ी जगहों पे शुरू हो गया है। और वो पाकिस्तान, लाहौर, इस्लामाबाद में भी अरीनाज ये आ रहे हैं। ये गेम बेसिकली टेनिस और स्क्वॉश की कॉम्बिनेशन का होता है। एक बेसिकली रिंग स्ट्रक्चर होता है ग्लास एंड स्टील का, जिसके अंदर 4 प्लेयर्स इसमें खेलते हैं आके। अच्छा। और ये गेम मतलब ऐसा है कि इसको कहते हैं इट्स वेरी इजी टू स्टार्ट विद एंड डिफिकल्ट टू मास्टर। मतलब छोटे से छोटा बच्चा या बड़ी एज के बंदे या कोई जिनने कभी कोई स्पोर्ट्स खेला भी नहीं हो, वो भी आके इस गेम को खेल सकते हैं और लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। अच्छा, आप बताइए समीर रहमान इसके बारे में। पैडल ये हुआ कि पैडल स्टार्टेड बूमिंग इन यूरोप से आया, फिर उसके बाद ये यूएई में, दुबई में बड़ा पॉपुलर हो गया। और आपको पता है दुबई से हम बड़ा सब इनिशिएट करते हैं ना कि भाई दुबई में सारा कुछ हो रहा है। जी जी। तो उस वजह से वो फिर दुबई से आया, यूएई में, मिडल ईस्ट में बहुत पॉपुलर हो गया, कतर में, फिर पाकिस्तान में 2023 में आया। इट्स अ इजी गेम बेसिकली। उसके लिए कोई आपको नहीं चाहिए कि आप बड़े टेनिस प्लेयर हो या कोई बड़ी स्क्वॉश प्लेयर हो, यू कैन जस्ट कीप प्लेइंग इट। तो वो पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, लोगों ने अडॉप्ट की। इवन फीमेल्स बहुत प्लेयर्स डेवलप हो गई हैं रिसेंट टाइम में, जो कभी जिंदगी में स्पोर्ट्स नहीं खेला, सारी जी फीमेल्स आर इन द प्लेइंग पैडल दीस डेज। तो वो इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, एंड मेरे ख्याल इज द फास्टेस्ट गोइंग स्पोर्ट इन द वर्ल्ड नाउ पैडल। और इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती ना कि आपको कोई फिटनेस टेस्ट है, ये है वो है। जैसे फुटबॉल है, आपके लिए 12-14 प्लेयर चाहिए, इसके लिए बस 3-4 लोग आपके आए, यू स्टार्ट प्लेइंग, फिर ऑब्वियसली यू नो द गेम इज ऑन। तो ये है उसके बाद फिर फैसिलिटीज बनना शुरू हो गई। अब इतनी पॉपुलैरिटी हो गई कि एवरी क्लब रिक्वायर, अब हर क्लब चाह रहा है कि भाई हमें भी चाहिए, जगह प्राइवेट भी चाहिए। तो उसकी पॉपुलैरिटी में ये बहुत फायदा हो गया। और अब हम लोग लेट है बेसिकली। अच्छा, हम लोग ने लेट स्टार्ट किया। तो आपने इतना लेट स्टार्ट किया, तो ये आइडिया कैसे मतलब आया जहन में कि चले जी अब देर सही लेकिन दुरुस्त आ जाए बंदा, देर आया दुरुस्त आए? देखिए, मेरा हमेशा से एक स्पोर्ट्स में एक पैशन रहा है। एज इन बचपन में हमने सब ने स्पोर्ट्स थोड़ी बहुत, कॉलेज लेवल क्रिकेट, टेनिस भी खेली थी।
सो मेरा बेसिकली जो इंसेंटिव था, जो हमारे बिजनेस ग्रुप है, हम लोग वैसे भी 3-4 साल से हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री में भी रह चुके हैं, जिम है, कुछ स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग भी है, तो हम कुछ चाहते थे कि हम एक मल्टी स्पोर्ट्स अरीना इनिशिएट करें। पैडल जैसे समी ने बताया कि दुबई में जैसे हम आना जाना रहता था, तो वहाँ जाके हमने ये देखा, खुद जाके खेला भी, तो हम थे कि ये ऐसा स्पोर्ट है कि ये हर कोई मासेस में आके यहाँ खेल सकता है और बड़ा एक सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट में आप आ सकते हैं। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमने जून में एक अरीना खोला है स्मैश एक्स के नाम से कराची में, और इंशाल्लाह 2-3 लोकेशंस उसकी और खुल रही हैं। सही। और उसके अलावा जैसे बहुत सारे डिफरेंट बिजनेसेस अब इसमें आस्ते आस्ते आके कम्युनिटीज़ जो हैं वो आके डेवलप कर रही हैं। प्राइवेट क्लब्स होते हैं, वहाँ पे ही पैडल कोर्ट्स आ रहे हैं। इनफैक्ट स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर भी ये पैडल कोर्ट्स आ रहे हैं, और सब बच्चे से बड़े लेके सब आके उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। सही। अच्छा, ये बताएं कि इसमें जो लोग आके खेलना चाहते हैं या फिर इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना चाहते हैं, वो क्या उनको प्रॉपर मेंबर होना पड़ता है या किस तरीके से जो है ना वो शामिल होते हैं? ये इस सवाल का जवाब जो है वो ज़रूर हम जानेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब बड़ी ज़बरदस्त हम डिस्कशन कर रहे हैं, एंड इट्स ऑल अबाउट स्पोर्ट्स एंड सोशल एक्टिविटी, जिसमें हर पाकिस्तानी को बड़ा इंटरेस्ट है, इंक्लूडिंग मी। तो बिल्कुल टाइम ज़ाया के बगैर आपसे पूछते हैं मुझसे साहब कि ये जो स्पोर्ट्स है, ये जो एक्टिविटी है, क्या इसकी मेंबरशिप लेनी पड़ती है या फिर किस तरीके से अप्रोच और लोग वहाँ तक पहुँचें और फिर पार्टिसिपेट करें? जी अच्छा, इसकी एक खुसूसियत यही है कि ये बेसिकली ऐसे पे एज यू गो मॉडल होता है। आपको कोई इसकी मेंबरशिप लेनी नहीं पड़ती, पर आर के इसके बेसिकली चार्जेस होते हैं। सही। सो जिसको भी आना है, हमारी बुकिंग ऐप है, उस पर आके उसको बुक करे एंड आके खेले। अच्छा, बुकिंग ऐप है आपकी? जी, हमारा बेसिकली हमने बुकिंग ऐप डेवलप की हुई है, जिसके अंदर सारे बेसिकली प्लेयर्स अपने आप को बेसिकली, अगर कोई लोग को किसी के साथ खेलना भी होता है तो वहाँ जाके उसे रजिस्टर कर सकते हैं और बात के कनेक्ट करके गेम खेल सकते हैं। ये वर्ल्ड ओवर में ना पे एज यू गो मॉडल है। जैसे आपने खेला, आपने पैसे दिए, एक्सरसाइज जो अमाउंट है, आप चारों प्लेयर की एंड देन यू गो बैक। There's no membership concept. अच्छा, मेंबरशिप कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जो क्लब्स में है ना, जो प्राइवेट है वो उधर है, जो क्लब्स में ऑब्वियसली वो फिर क्लब्स की फैसिलिटी है, वो फ्री है, कॉस्ट है जो भी क्लब मेंबर है। ठीक है, लेकिन 4 लोग, ये मतलब 4 लोग डबल सी गेम खेली जाती है, मेजॉरिटी जो है 4 लोग की गेम है बेसिकली। अब कोई है कि लाइक यू नो उसका कोई फ्रेंड नहीं है या फिर वो अकेला है, तो वो किस तरीके से फिर आके वहीं पर अपने मेंबर चूज करेंगे? वो हमारे ग्रुप है व्हाट्सएप पे, देखें जो भी ग्रुप्स होते हैं, जो भी इसकी कम्युनिटी के ग्रुप्स बने हुए हैं सारे, वो आपस में सारे फ्रेंड्स को व्हाट्सएप कर देते दैट वी नीड 1 or 2 प्लेयर्स फॉर टुनाइट 10 to 12 एग्जांपल। आपने मेंबर्स का अपना एक ग्रुप सारे अपने लोगों ने फ्रेंड्स में बनाए हुए, जैसे 150 खेलने वाले अपने ग्रुप बना लिया, हर बंदे ने अपनी कम्युनिटी बना ली हुई है। व्हाट्सएप जो ग्रुप्स होते हैं, उन्होंने मैसेज किया कि जी हमें बंदा चाहिए, फॉर एग्जांपल 10 to 12 वी अपने, एनीबॉडी वांट्स टू जॉइन अस, वो बोलेगा यस वी आर 1 2 होते हैं ना काफी, तो 4 की सेट हो गया, कभी 6। हाँ, फिर वो ग्रुप सेट हो जाते हैं, फिर वो सिलेक्ट कर लेते हैं कि अब हम इन्हीं लोगों के साथ वो इन टच हो जाते हैं, देन दे प्ले द गेम्स। अच्छा, आपका जो अभी कोई इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज आप कर रहे हैं, कोई इवेंट आ रहा है आपकी, कोई एक्टिविटी है, उस हवाले से जरा बताएं। बेसिकली पाकिस्तान पैडल फेडरेशन जो है, जो लास्ट ईयर इनिशिएट हुई थी और उसको पाकिस्तान ओलंपिक बोर्ड ने रिकग्नाइज भी किया है एज अ स्पोर्ट। हम लोग इस साल अभी इस हफ्ते 18 दिसंबर से 22 दिसंबर में पाकिस्तान पैडल टूर करा रहे हैं, जिसका फर्स्ट इवेंट जो है कराची में स्मैश एक्स अरीना में हो रहा है। सही। और इंशाल्लाह इन फरवरी वो फिर लाहौर और इस्लामाबाद में भी जाएगा। ये इस टूर्नामेंट की खुसूसियत ये है कि ये पहला टूर्नामेंट होगा जो एक नेशनल रैंकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा, इसका फ़ायदा ये है कि पाकिस्तान पिछले महीने ही इंटरनेशनल जो पैडल फेडरेशन होती है उसमें रिकग्नाइज्ड हो गया है। तो उनकी रिक्वायरमेंट के साथ जी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान से टीम इंशाल्लाह पूरी तैयारी है कि पाकिस्तान की टीम इंटरनेशनली रिप्रेजेंट भी करेगी। तो जो भी रैंकिंग, तो वो आपके करंट मेंबर्स वगैरह में से ही होगा या जो प्लेयर्स है, ये ओपन कैटेगरी हो रही है, उसमें जो भी टॉप प्लेयर्स हैं वो सब खेलेंगे और फिर पूरा नेशन वाइड जो उसमें से जीतेगा वो टीम सेलेक्ट होगी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए। हम ऐसा करके आ रहे हैं कि जिस टूर्नामेंट से यू गेट द बेस्ट पीपल आउट, और काफी टैलेंट नया निकल रहा है। पहले अगर 200 लोग खेलते थे, अब वो 2000 लोग खेल रहे हैं आजकल। सो टैलेंट निकलेगा, और काफ़ी टेनिस के और स्कॉश के प्लेयर्स भी इसमें दे आर वेरी एक्टिव इन दिस। सो ऑब्वियसली आपको पता है कि अगर आप इंटरनेशनल जाना है तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस यू मस्ट बी अ पार्ट ऑफ दैट, राइट, फॉर फॉरेन टूर्नामेंट्स या करने के लिए। तो इस वजह से वो उस पर भी हमने टूर्नामेंट पैरी कर रहे हैं, टूर्नामेंट सिंध पैडल एडिशन करें पाकिस्तान पैडल फेडरेशन के साथ।
तो कि अपने प्लेयर्स की रैंकिंग हो जाए हमारी एंड देन दे कैन मूव फॉरवर्ड, रैंकिंग भी हो जाए, इंट्रोड्यूस भी हो जाए इंटरनेशनल लेवल पर, समझ भी आ जाए कि भाई हाँ, किस लेवल पे कहाँ खड़ा है, पता ही नहीं कि जी कहाँ खड़े हैं, तो यू नो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर दुनिया को ये भी पता चलेगा ना कि भाई हम भी इस एक्टिविटी में इन है और हम भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब, समीर रहमान साहब हमारे शो पर थे, और बहुत सारी बेस्ट विशेस। ये जो भी सोशल एक्टिविटी करें पैडल गेम से रिलेटेड, एंड इट्स रियली वेरी गुड, क्योंकि कराची हाइट्स हो या फिर पूरे पाकिस्तान में ओवरऑल हम लोगों को इस तरह की एक्टिविटी चाहिए। स्पोर्ट्स के लिए हमेशा हर कोई यही बात करता है कि वी वांट टू प्ले, मगर जगह नहीं होती, कहीं ग्राउंड्स नहीं होते, कहीं हमें पता नहीं होता, कहीं अवेयरनेस नहीं होती। तो राइट नाउ यू नो इट। तो अब यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे डिजिटल पाकिस्तान के हवाले से, और उसके जो मसाइल हैं जो हमारे नौजवानों को उस हवाले से जो मसाइल दरपेश होते हैं उस हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब बात करते हैं डिजिटल पाकिस्तान के हवाले से, और ये किस मकसद के लिए है और इससे हम क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं, इकॉनमी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, तरक्की से रिलेटेड, और जो किस तरीके से डिजिटल पाकिस्तान जो है इसका अगर पॉजिटिव इस्तेमाल किया जाए और ये है क्या, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया हमारे गेस्ट ने। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर इमरान बटाटा, जो कि चीफ डिजिटल ऑफिसर हैं और डायरेक्टर सेंट्रल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू IOBM हैं। इसके अलावा डॉक्टर मल्हान औज हैं और ये PhD स्कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत शुक्रिया सर आप हमारे शो पर आए। सर ये जो डिजिटल पाकिस्तान, जब ये वर्ड जब हम पूरा सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हम IT सेक्टर की बात कर रहे हैं, हम जॉब्स की बात कर रहे हैं, हम तरक्की की बात कर रहे हैं, हम जो है वो एक्सपोजर की बात कर रहे हैं, हम इस तरह की चीज़ों की बात कर रहे हैं कि शायद हमारे मुल्क में जो है वो डिजिटाइजेशन बहुत आम है। लेकिन जब आप करीब से फोकस करते हैं या लोगों से बात करते हैं तो बस हमारा डिजिटल पाकिस्तान जो है ना वो महदूद है हमारे सोशल ऐप्स तक, जिसमें इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और फिर ट्विटर है या फिर स्नैपचैट है। हम लिंक्डइन के करीब भी इसलिए नहीं जाते कि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें बोर कर रही होती। जी सर। नहीं, बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है, और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि इस डिजिटल साइड के ऊपर पाकिस्तान के यूथ के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। और अगर मैं कुछ स्टैट्स आपके साथ शेयर करूं जो मेरा ख्याल है कि आपके व्यूअर्स के लिए इंटरेस्टिंग होंगे, कि पाकिस्तान जो है नंबर 10 इन द वर्ल्ड है मोबाइल फ़ोन यूज़र्स में, और नंबर 10 जो आई बिलीव स्मार्टफोन यूज़र्स में, और नंबर 7 इन द मोबाइल फ़ोन यूज़र्स में है इन द वर्ल्ड। सो जस्ट इमेजिन कि कितना बड़ा रूम अवेलेबल है हमारे यूथ के लिए इस पर्टिकुलर डिजिटल स्पेस पे काम करने के लिए। और साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि देखा जाए तो अभी देखा लास्ट 1 ईयर से, लास्ट कपल ऑफ ईयर से पाकिस्तान की इकनॉमी वैसा परफॉर्म नहीं कर रही है। वी हैव फेस लॉट्स ऑफ इश्यूज एज वेल। सो इस डिजिटल स्पेस के अंदर जो है ना, मुझे नज़र आता है कि एक बहुत बड़ी टनल के सामने कुछ लाइट नज़र आती है, तो वो इस डिजिटल स्पेस में है। एंड अगेन मैं कोई स्टैट्स आपके साथ शेयर करूँ तो पाकिस्तान वो कंट्री है जहाँ पे हम फ्रीलांसिंग के अंदर टॉप 3 इन द वर्ल्ड हैं। सो तो जस्ट इमेजिन कि हम 65% यूथ के पॉपुलेशन के साथ हैं, वो पॉपुलेशन का एज ब्रैकेट है फ्रॉम 18 टू 35। सो जस्ट इमेजिन कि वो यूथ जो है वो काम कर रहा है। दैट्स व्हाई वी आर बेसिकली डूइंग सम गुड इन द GDP एज वेल। दे आर बेसिकली कंट्रीब्यूटिंग टू अवर ओवरऑल GDP एज वेल। और ये वो बच्चे बच्चियां हैं, और मैं अक्सर कहता हूं कि अब जिनको थोड़ा सा मेरा ख्याल है रोड मैप का अंदाज़ा है, तो अब जो दुनिया है वो सिर्फ और सिर्फ डिग्री की दुनिया रही नहीं है। डिग्री के साथ साथ आपके साथ स्किल्स का होना बड़ा ज़रूरी है। सही। और आफ्टर कोविड जो है एक बड़ा ड्रामेटिक चेंज आया है जो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था। वो ये कि जिस तरीके से रिमोट जॉब का कल्चर पूरी दुनिया में आया है, ठीक है, उससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को हुआ है, जिसमें हमारे बच्चे बच्चियां शामिल हैं। तो जस्ट इमेजिन कि अगर वो टॉप बिजनेस स्कूल से पाकिस्तान के अगर वो ग्रेजुएट करता है, तो मैं कोई आपके साथ ट्रेड सीक्रेट नहीं शेयर कर रहा, बट आई जस्ट शेयरिंग द इनसाइट्स के 45 to 80,000 उसकी सैलरी होती है पर मंथ। राइट। ठीक है, बट अगर वो रिमोट जॉब्स पे जाता है तो उसको लगता है कि नहीं यार, ये पैसे तो मैं $200-300 जो है वो एक प्रोजेक्ट से कमा सकता हूँ। सो हमारे बच्चे जो हैं, यूथ है, दे आर प्रीटी मच इनटू इट एज वेल। और जो मैं भी आपको स्टैट्स बता रहा हूँ वो शोकेस भी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ इस रिमोट साइड पे आ गए हैं। सो नाउ दे आर बेसिकली डूइंग वेरी गुड थिंग एज वेल। ठीक है, जिनके पास रोड मैप अवेलेबल है, जिनके पास सही मेंटोरशिप अवेलेबल है अगेन, और जिनके पास स्किल सेट्स अवेलेबल है। तो एट द एंड ऑफ द डे यू मस्ट हैव द गुड स्किल सेट्स। वो कोई भी स्किल सेट्स हो सकता है। डोंट थिंक कि मैं सिर्फ और सिर्फ IT बेस्ड की बात कर रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ द अदर डे आई गॉट अ चांस टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द लॉयर्स एज वेल।
तो मैंने कहा यार लॉयर्स भी अपनी सर्विसेज को आउटसोर्स कर रहे होते हैं, आउटसोर्स कर रहे जी 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 सही, पूरी सही। दुनिया के अंदर कर रहे होते हैं। दिस इज द आउटसोर्सिंग काइंड ऑफ थिंग। ये रिमोट जॉब्स ये पूरी दुनिया के अंदर बड़ा ज़बरदस्त तरीके से पेनिट्रेट कर रहा है। ठीक है। अच्छा मलान औज साहब, जिस तरीके से अभी सर बात कर रहे हैं, इमरान सर की ये बता रहे हैं कि भाई हाँ, एक स्किल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं और बहुत सारी जो हमारी यूथ है वो इस तरफ है भी और अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन एक तो स्किल्स का काउंट करना और फिर अपॉर्चुनिटी का होना या अवेयरनेस होना, ये कितना ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास स्किल्स भी हैं, आपको मौका नहीं मिलता या आपको अवेयरनेस नहीं है तो आप शायद अपनी स्किल्स भी ज़ाया कर देते हैं बैठे बैठे। तो इस हवाले से ज़रा कुछ बताएं कि ये डिजिटल पाकिस्तान से पाकिस्तानी कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, जो आपने बहुत अच्छी तमीज़ मानी, मैं इस हवाले से बल्कि एग्जाम्पल से शेयर करूँगा बात, मैं अपनी एग्जाम्पल से। हाँ। मैं अभी एक IT फर्म में अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ काफ़ी, बल्कि 10 साल से ज़्यादा अर्सा हो चुका है। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैंने आज तक कंप्यूटर मतलब ना इवन के 9th क्लास में भी मैंने कंप्यूटर नहीं पढ़ा। अच्छा। ना मैंने इंटरमीडिएट में पढ़ा, ना मैंने मेरी कोई एजुकेशन ही नहीं कंप्यूटर साइंसेज की। आपने कंप्यूटर पढ़ा स्टडी नहीं किया? पढ़ा ही नहीं है मैंने। ओके। लेकिन डिस्पाइट दिस फैक्ट आई एम सर्विंग एज अ सीनियर मैनेजर इन IT फर्म। वाह, मेरे पास टीम है। हाँ। अब ये पॉसिबल किस तरीके से है, अगर आपके लर्निंग की अप्रोच है, वो लर्निंग की जो एप्टीट्यूड ये होता है ना, एटीट्यूड बेसिकली की बात हो रही है ना। हाँ। आप एक चीज़ में अगर लगे रहें और उसमें आपका राइट अप्रोच सही हो, शॉर्टकट ना हो कोई सही, तो फिर आप खुद ही स्किल्स, आपको रास्ता अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और ये इतनी बड़ी डिजिटल स्पेस में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, अगर आप अंदाज़ा लगा नहीं सकते। मतलब मैं तो हर जगह पर अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही होती हूँ, मैं सोच रहा होता हूँ जब मुझे जैसा इंसान इसमें स्पेस बना के बैठा हुआ है, तो जो इसमें तालीम हासिल करके बैठे हैं उनके पास कितनी गुंजाइश होगी। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा मलान, जिस तरह से आप इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी आपकी बड़ी गहरी नज़र है, तो उस हवाले से बताइएगा कि इंटरनेशनली लोग इसको किस तरीके से देखते हैं और क्या वाकई ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आपके पास स्किल्स है, हम वही बात कर रहे हैं कि अगर आपने खाली डिग्री ले ली है और आप अपनी डिग्री के या अपनी फील्ड के माहिर नहीं है और स्किल्स नहीं है, तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग। फिर वो होता है ना कि बस हमने रट्टा लगा के हम पास तो हो गए, लेकिन फिर आगे हमारे पास स्किल नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये इंटरनेशनली इसका क्या कॉन्सेप्ट है? अच्छा, अभी जो आपने बात की, मुझे इससे एक चीज़ याद आ गई। हाँ। जब मैं ग्रेजुएट हो रहा था CBM से, तो वहाँ पे एक मतलब कॉन्वोकेशन में एक स्पीकर आए थे, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, वो मुझे अभी तक याद है। उन्होंने कहा था कि अब जब आप यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, अब आपकी लर्निंग जो आपने की है वो अब स्टार्ट हो रही है। आपकी ये नहीं समझा आपको जब डिग्री मिल गई तो ख़त्म हो गई आपकी लर्निंग, अब आपको यहाँ से सफ़र स्टार्ट करना है लर्निंग का। तो अगर आप सही चीज़ों को सही मैसेज समझ जाएं और उसके साथ चल रहे हो, तो हमारे मसले हमारी सोसाइटी में जो कंडीशन हो जाते हैं, हम लोग दूसरे को देख के, और आमतौर पर बच्चे और बच्चियाँ, तो वो उसी तरीके से रॉट लर्निंग तब चले जाते हैं जिस तरह से मतलब वो कॉन्सेप्ट नहीं समझना और अपने आप को लर्निंग वाले या फेज में नहीं रखना। जी, और अपने आप को रेगुलर अपडेट नहीं करना और वैल्यू एडिशन नहीं करना अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर। सही। तो ये चीज़ें उनको पीछे रख देती हैं। जबकि अगर हम देखें वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो कि डेवलप्ड सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे फोकस होता है लर्निंग का, बच्चों के नंबर्स वगैरह पे मैटर नहीं किया जाता, फिर देखा जाता है उनकी अप्रोच क्या है और वो अपनी मतलब वो ब्राइट माइंड की तरफ को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ मिसिंग है, जिसकी वजह से हम लोग थोड़े पीछे रह जाते हैं। मतलब स्किल्स में हम लोग पीछे रह जाते हैं, लेकिन रट्टा छट्टा मार के ना नंबर्स वगैरह हमारे आ जाते हैं, लेकिन जब हम उतरते हैं मैदान में तो फिर जो है वो कहीं ना कहीं बहुत टफ कंपटीशन होता है और फिर हम कहते हैं जी देखिए जी यहाँ पर भी जो है वो हम नाकाम हो गए। जी सर, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि देखिए लर्निंग जो है ना ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये कहता हूँ कि अगर आपने यहाँ से BBA कर लिया है, MBA कर लिया है, इज़ दिस इनफ? नो, इट्स नॉट इनफ। तो दिस इज़ जस्ट द स्टार्ट। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि आज आपने कोई भी स्किल सेट को लर्न किया और आपने कहा कि सर ये मैंने कटिंग एज टेक्नोलॉजी लर्न कर ली है, तो मैं कहता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ मैक्स 3 साल रहेगी। ठीक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि यू हैव टू कंटिन्यूस अपडेट योरसेल्फ एज वेल। अपडेट योरसेल्फ, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपने एक चीज़ सीख ली है तो ये दैट्स नॉट गोना बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और जिस तरीके से अब AI का दौर है, जिस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, डिस्ट्रप्शंस आ रही हैं डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, और हम अक्सर कहते थे नहीं पाकिस्तान में ये फेस नहीं होगा, तो मैं आपको X नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज में बता सकता हूँ कि वो ऑलरेडी फेस कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि फेस करेंगे, वो ऑलरेडी फेस कर रहे हैं। जब ये ChatGPT आ गया, ChatGPT की एक छोटी सी ऐप ने कंप्लीटली डिस्टर्ब कर दिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज को भी। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। सो द पॉइंट इज कि आपको कंटिन्यूस अपडेट जो है दैट्स द की, और वो आपने करना है। आपका लर्निंग एप्टीट्यूड होना बड़ा ज़रूरी है। दिस इज़ द टाइम कि आपको हर टाइम अपने आप को अपडेट ही रखना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होती है और बहुत सारी चीज़ें जो वो चेंज होती हैं। अच्छा सर, ये आपकी जो बुक है मेरे पास है, ये है डिजिटल
पाकिस्तान। और ये ज़रा अगर देखें तो ये बुक है और ये डिजिटल पाकिस्तान के हवाले से है। इस बुक के बारे में सर कुछ बताएं, ये कितने इसके कंपोनेंट्स हैं, व्हाट इज़ ऑल अबाउट, और आपने इसमें क्या कुछ मेंशन किया है जो बाकी लोगों के लिए बड़ा मुफीद साबित हो सकता है और इससे वो फ़ायदा उठा सकते हैं, क्या की पॉइंट्स हैं इसके? हाँ देखें, ये बुक जो है ये 3 मेजर एरियाज़ को कवर कर रही है। एक एरिया वो है जिसमें गवर्नमेंट आ जाता है कि एट द एंड ऑफ द डे सरकार को अगर इसका फ़ायदा उठाना है डिजिटल इनिशिएटिव से, पूरी दुनिया में हुआ है, पाकिस्तान क्यों हम पीछे रह गए या हम पाकिस्तान किस तरीके से इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकता है, तो एक तो वो कंपोनेंट कवर हो रहा है। दूसरा हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर है, हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है, वो किस तरीके से इन चीज़ों को हैंडल कर सकता है, एक वो कंपोनेंट है। और फाइनल कंपोनेंट जो है कि हमारा यूथ, जो मैंने कहा कि 65% हमारी पॉपुलेशन यूथ की तरफ है, तो उसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं टू द यूथ एज वेल, कि हाउ दे गोना बेसिकली टेक द एडवांटेज एज वेल। ठीक, तो मतलब ये जो बुक है इसके अंदर आपने ये तमाम तर चीज़ें मेंशन की। इसका साथ ये बताएं फीडबैक आपको कैसा मिला और लोगों ने इसके हवाले से क्या? मैं एक छोटा सा बता देता हूँ कि आई एम वेरी ग्लैड टू से दैट कि आफ्टर दिस कुछ गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स लेने के अंदर मुझे हेल्प मिली है एंड दे हैव रीड दैट। और हमने कुछ PC1 भी जो गवर्नमेंट के अंदर नॉर्मली प्रोजेक्ट्स होते हैं जो PC1 के थ्रू होते हैं, तो वो भी एग्जीक्यूट हो रहे हैं। सो दैट्स अ गुड साइन, दैट्स रियली गुड थिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। अच्छा, आप बताएं मल्हान कि हम जब बात करते हैं IT सेक्टर की और आप इस फील्ड से रिलेटेड भी हैं, तो ये क्या पैगाम देना चाहिए उन लोगों को जो कि सिर्फ इसको सुनते हैं, समझते नहीं हैं और इसको फॉलो करके कुछ अर्न भी नहीं कर पाते? बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो कि IT की फील्ड से लाखों रुपए कमा रहे हैं, उसी के पैरेलल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फ्रीलांस भी कोई काम नहीं मिल रहा होता और वो कहते हैं ये ऑनलाइन तो बड़ा टाइम टेकिंग काम है, पता नहीं इसमें तो कितनी मुश्किलात हैं। और ये वाली जो हर्डल्स हैं वो थोड़ा सा लोगों को गाइड करें कि लोगों का थोड़ा सा विजन और इस हवाले से जो है ना वो क्लियर हो। अच्छा, मैं तो ये इस हवाले से मेरा ये ओपिनियन है, बल्कि मैं हर जगह यही बात कहता हूँ कि जो अप्रोच है आपको वो चेंज करनी पड़ेगी। आप जो भी आपको डिजिटल स्पेस मिल रही है, कोई भी प्लेटफॉर्म मिल रहा है, वहाँ पे आपकी अप्रोच होनी चाहिए एंटरटेनमेंट नहीं होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट के खिलाफ होनी चाहिए, और आपकी अप्रोच होनी चाहिए लर्निंग की। ठीक, पहले आप कमाएंगे, बाद में पहले आप कुछ सीखेंगे। सही, ठीक है। पहले अगर जब आपकी राइट अप्रोच होगी, उसके बाद आपकी जो एल्गोरिथम जितने प्लेटफॉर्म्स होंगे वो आपको उसी तरीके के लोग मिलेंगे। आपका फेसबुक होगा, आपका इंस्टाग्राम होगा, आपका लिंक्डइन होगा, आप उस तरफ जाएंगे जो रिसोर्सफुल लोग होंगे, जिनके पास विजन होगा। मैं मतलब एक एग्जांपल से बात करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं जब कभी आज भी मैं जब सुबह अखबार पढ़ रहा था, तो मुझे जब मैं कोई आर्टिकल पढ़ता हूँ तो उसके बाद आखिर में लिखा होता है कि राइटर हैज़ ट्विटर हैंडल है ये एक स्पेसिफिक। तो अगर कोई अच्छा कॉलम होता है तो मैं उस ट्विटर पे जाके फॉर्मेट जो एक्स है उस पर जाके उसको फॉलो करता हूँ, ताकि मेरे जो सर्कल है ट्विटर पे भी वो पढ़े लिखे और समझदार लोग हों। ये नहीं कि तो आपको अगर अप्रोच सही होगी तो आप सिर्फ तो अर्निंग वाली चीज़ सेकेंडरी होनी चाहिए। ये वाली क्या मेंटालिटी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों की, बल्कि ज़्यादातर लोगों की ये मेंटालिटी होती है कि अगर हमने IT सेक्टर में या डिजिटाइजेशन में कोई भी काम शुरू किया है तो फ़ौरन से हमें अर्निंग्स आ जाएं, फ़ौरन से जो है वो ओवर द नाइट जो है ना वो सारा सिस्टम चेंज हो जाए। तो इसके अंदर बड़ा पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो इस हवाले से बताएं कि थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग होता है। जी एग्जैक्टली, टाइम टेकिंग है और पेशेंस तो हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। और क्योंकि शॉर्टकट सस्टेनेबल नहीं है। अगर आप कोई चीज़ कोई वायरल हो जाए कोई आपकी वीडियो, तो वो फिर आप कमर्शलाइजेशन की तरफ चल जाए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये मतलब बहुत रेयर होता है और सस्टेनेबल नहीं है इस सेंस में। जो असल चीज़ है वो ये कि आपके पास अप्रोच सही हो, आपकी स्किल्स डेवलप करें और आप अपने जो भी स्किल्स हैं उसको फिर आप सही मायने में पॉलिश करके उसको मार्केट भी करें सही प्लेटफॉर्म्स पे। इसके बाद आप आ सकेंगे कि आप अर्निंग या इसकी एक कैश फ्लो की स्ट्रीमलाइन क्रिएट करने की तरफ जा सकेंगे। ठीक है। अच्छा सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, आप क्या बताना चाहेंगे कि इस चीज़ का सही इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है? कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जिसके अंदर लोग आकर पैसे भी कमा सकते हैं, अपना करियर भी बना सकते हैं और साथ साथ वो उनका एक बिजनेस भी बन जाता है? देखिए, मैं आपको अगर रियल टाइम एग्जांपल्स दूं, और रियल टाइम एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं लास्ट 5 इयर्स की, बिकॉज आई एम दिस फील्ड सिंस एजेस नाउ। तो सिर्फ मैं लास्ट 5 इयर्स को अगर पिक कर लेता हूँ, मैं एक बड़ा स्टेटमेंट पब्लिकली देता हूँ कि मेरे जितने स्टूडेंट्स ने भी ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया उसमें से कोई भी फेलियर नहीं है। दैट्स अ बिग स्टेटमेंट, राइट? सही। क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई 10,000 रुपये भी कमा रहा है तो वो भी सक्सेस है, और 1 लाख रुपए कमा रहा है तो वो भी सक्सेस है।
सो द पॉइंट इज, अभी जैसे आपने कहा कि इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं हमारे यूथ या हमारा, तो मैं तो कहता हूँ यार इंस्टाग्राम को भी तो एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल किया जा सकता है। अभी आपने लिंक्डइन की बात की, तो मैं कहता हूँ दिस इज वन ऑफ द फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म फॉर रिमोट जॉब्स एज वेल। अगर आप कहते हैं यहाँ पे बैठ के आपको रिमोट जॉब चाहिए, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने ड्राइंग रूम में बैठ के रिमोट जॉब सर्च करें, बट यू नीड टू बेसिकली शोकेस योर पोर्टफोलियो ओवर देयर एज वेल। ठीक है, सो द पॉइंट इज कि एट द एंड ऑफ द डे सामने वाला आपको हायर करे, क्योंकि अब देखें पूरा का पूरा जो है ना ड्रामेटिक चेंज आ गया है। नॉर्मली अब क्या होता था, आज से देखिए 5 साल 10 साल पहले ये होता था, आपको किसी को हायर करना है तो नॉर्मली आप इंटरव्यू के लिए कॉल कर रहे होते थे, राइट? यही प्रोसेस होता था ट्रेडिशनल अप्रोच में। बट अब क्या हो गया है कि अब रिमोट के अंदर वो आपको इंटरव्यू वगैरह के लिए कॉल नहीं कर रहे, दे आर जस्ट सीइंग योर रेज्यूमे, योर लिंक्डइन प्रोफाइल, और वहाँ पे वो देखना चाह रहे हैं कि आपके पास कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने रिलेवेंट किए हुए हैं। तो स्ट्रेट अवे यू विल बी एबल टू गेट अ गुड ऑफर एज वेल। और मैं आपको बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात जो इसके साथ कनेक्टेड है, अगर आपके पास फॉरेन ऑफर है, ठीक है, एंड यू आर मेकिंग गुड मनी एज वेल, ऑफ कोर्स फिर आप फॉरेन करेंसी में कमा रहे होंगे, तो स्ट्रेट अवे एक टर्म है दैट्स कॉल्ड डिजिटल नोमैड्स वीजा। तो स्ट्रेट डिजिटल नोमैड वीजा, सो इसमें फ़ायदा ये होता है कि स्ट्रेट अवे आप नॉर्मली अगर आप देखें अगर पाकिस्तानियों को वो कहाँ जाना चाहते हैं, मैं सिर्फ 5 कंट्रीज बता देता हूँ, वही 5 कंट्रीज में वो जाना चाहते हैं, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड और यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एब्सोल्युटली ये 5-6 कंट्री, न्यूजीलैंड, यस एब्सोल्युटली टोटली एग्री विद यू। ये सारे के सारे कंट्रीज डिजिटल नोमैड वीजा प्रोवाइड करते हैं। सही, ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको देखते हैं कि आपने अर्निंग की हुई है ऑनलाइन, ठीक है, यू हैव टू शोकेस दैट, इसमें कोई आपकी मैनिपुलेशन नहीं चलेगी, यू हैव टू स्ट्रेट अवे शोकेस द थिंग्स दैट यू आर डूइंग, और आप जब ये बता देते हैं तो स्ट्रेट अवे आपको उसका वहाँ का वीज़ा मिल जाता है। और इंटरेस्टिंगली जी, ये वीज़ा सिर्फ आपके लिए नहीं होता है। आप कहते हैं सर आई डू हैव द स्पाउस विद मी, मैं उसके साथ जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, सर्टेनली। आप कहते हो आई डू हैव द किड्स, आप उसके साथ भी जा सकते हैं। तो इमेजिन दैट, एंड द स्टोरी इज नॉट येट कंप्लीटेड। आप वहां जो भी पैसे कमा रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, ठीक है, यू डू नॉट नीड टू पे द टैक्सेस एज वेल। ओके, दैट मींस अगर आप मैं यूरोप में गया हूं, अगर यूरोप की कंट्रीज में इटली ले लें, अगर मैं वहां गया हूं तो मुझे इटली में अगर काम कर रहा हूं तो उसका टैक्स देना है, मैं ऑनलाइन जो भी काम कर रहा हूं उसका कोई टैक्स भी नहीं देना। सो जस्ट इमेजिन कि ये इतनी अपॉर्चुनिटीज यूथ के लिए अवेलेबल हैं, जो स्टार्ट कहां से हुई थी, स्किल्स से। ठीक है, सो द पॉइंट इज मेरा फोकस था कि वो नोमैड वीजा पे चले गए, फिर वो वहां से सारी आपकी जो कंडीशंस है वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। कॉलर है हमारे साथ, उन्होंने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहां से? वालेकुम अस्सलाम, तो हमारी आवाज आपको पहचान जाएगी? मैं बिल्कुल पहचान गई जनाब, कैसे हैं आया आप? बस अल्लाह का शुक्र है। हाँ, आपके गेस्ट को सलाम हो, बहुत अच्छी मौजूद देती हैं। मैं इन्होंने जो सर ने बात की बिल्कुल एग्री करूंगा। मतलब प्रॉब्लम पता है क्या हमारे यहाँ, मैं आज कहते हैं ना लोग हमारे पास काम नहीं है, वो नहीं है, मैं आज बिलीव करें, मैं अपने बच्चों, मेरा खुद भी बेटा एक ऑनलाइन काम करता है, आप यकीन करें कि इतने होराइजन खुल के मैंने अपनी जिंदगी में 20 साल में, अगर मैं 20 साल का जब था, मैंने इतने पैसे नहीं कमाए या जो आजकल का बच्चा कमा लेते हैं। ये बड़ा पॉजिटिव साइड है, हमें इसको इनहेंस करना चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए। लेकिन मेरा सबसे सवाल ये कि देखिए डिजिटल मार्केटिंग तो हर कोई करने बैठ गया, ठीक, इसकी ये कोई यानी कोई इसकी विजन, इसकी ट्रेनिंग, इसका कोई तरीकेकार लोगों को नहीं पता। लोग काम करते हैं और थोड़े अर्से के लिए काम करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर इनको आगे लेके चलना कारोबार को नहीं आता, क्योंकि एक कॉम्पिटेटिव दौर है। आपके ख्याल में इसमें रिफ्रेश रहने के लिए, इसको अपडेट रहने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? और अगर आप एक मेरा ये सवाल भी है कि देखिए इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स है ना, आज दुनिया चेंज होती जा रही है, आप इस चेंज को कूप अप करने के लिए आपके पास क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए और आपको कैसे होना, क्या आपका विजन क्या होना चाहिए, ये मेरा सवाल। चलें जी, ठीक है, आया हमारे गेस्ट मौजूद हैं, वो आपके सवाल का जवाब देंगे। वही बात सर कि विजन होना चाहिए स्किल्स के साथ साथ। तो देखें बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि देखें हमने क्या होता है नॉर्मली, अगर मैं आपको बताऊं गेम स्टार्ट कहाँ से होता है। गेम स्टार्ट जो होता है वो पैसिव इनकम से स्टार्ट होता है। पैसिव इनकम मतलब ये है कि आपकी रेगुलर इनकम चल रही है, आपने कहा यार पैसिव इनकम कर लेते हैं, हो सकता है $200, $400, $500 मुझे मिलना शुरू हो जाएंगे। बट जब आप ये थोड़े अरसे चलाते हैं तो होता ये है कि आफ्टर 5-6 मंथ्स आपको लगता है कि यार ये तो मेरी एक्टिव इनकम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, बिकॉज कि इम्पैक्ट कहाँ आ रहा है, इम्पैक्ट सबसे बड़ा वो आ जाता है कि आप फॉरेन करेंसी में कमा रहे हैं, राइट? तो स्ट्रेट अवे आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज इसमें मिल जाता है। जब आपको लगता है कि ये इस लेवल पे आ गया है तो उस वक्त अब आपको क्या सोचने की ज़रूरत है कि उस वक्त आपको सोचने की ज़रूरत है कि यार इस काम को मुझे बड़ा करने की ज़रूरत है। ठीक है, आई नीड टू बेसिकली हैव द टीम एज वेल। तो उस टाइम के ऊपर मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सजेस्ट करता हूँ कि दिस इज़ द टाइम टू बेसिकली रजिस्टर्ड योर कंपनी एज वेल। ओके, जब आप अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कर लेते हैं तो उसका बेनिफिट आपको ये मिलता है कि स्ट्रेट अवे यू कैन बेसिकली आप बड़े टेंडर्स पे भी जा सकते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स पे भी जा सकते हैं, और जो काम वो क्विकली चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल
मुझे वो काम करने में 4 दिन लगेंगे, अगर हम दोनों मिलके कर लेंगे तो हो सकता है वो काम हम 2 दिन में कर लेंगे, ठीक है। सो दैट्स बेसिकली द एडवांटेज, आई विल बी एबल टू गेट दैट एज वेल। सो दैट्स गोना बी द, वो कहते हैं ना, विजन शुड बी देयर एज वेल। एट द एंड ऑफ द डे नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होने जा रहा है, तो मैं आपकी मैसेज भी देता चलूँ कि देखें, आपने अपना जो है ना इस तरीके से दुनिया ज़िंदगी नहीं गुजारनी जिस तरीके से हमने पाकिस्तान को 75 साल गुजारा है, ठीक है। चल रहा है, चलने दे, इस तरह नहीं होता। वी नीड टू बेसिकली प्लान इट अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ को भी प्लान करें, आप बताएं 2025 में ये मेरे गोल्स हैं, ये मुझे अचीव करना है, ये मेरा विजन है, ठीक है। दैट्स बेसिकली वेरी मच इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, ये आपके कामों को भी जो है ना वो सीधा कर देता है। अगर आप अपने प्लान सेट करते हैं, अपने गोल सेट करते हैं और विजन, जिस तरह से हमारे कॉलर ने सवाल किया है, मलाना आप भी इसका जवाब दें। जिस तरह से अभी आया ने पूछा कि भाई विजन होना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोग करें क्या, मतलब है सब कुछ लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि कुछ पता ही नहीं है। और अगर पता चल भी जाए, विजन हो भी, तो कोई पीछे से बकअप करने वाला नहीं है, कोई ये बताने वाला नहीं है कि नहीं इसमें आप आगे बढ़ें तो कुछ ना कुछ आपका हो जाएगा। लेकिन लोग बहुत जल्दी में हैं आजकल, लोगों को अगर ऑनलाइन भी करना है तो उससे भी फ़ौरन से चीज़ें अर्न करनी है, पेशेंस नहीं है। ये इसका जो जवाब है वो है हमारे कैरेक्टर के अंदर। आपको अपना कैरेक्टर बिल्डअप करने पड़ेगा इस तरीके के जिसके अंदर आपको पेशेंस, आपको शॉर्टकट नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। और अप्रोच, राइट अप्रोच लर्निंग की, बस सिंपल से इसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि आप रातों रात एकदम अमीर हो जाएंगे। आप जब जिस तरह से आपने बताया कि आपने 9th में कंप्यूटर्स नहीं पढ़ी, उसके बाद आप जिस जगह पर हैं तो वो उस जगह पर आप अपने स्किल्स की वजह से थोड़ा सा इस बारे में बताएं ताकि लोगों को पता चल सके, लोग मोटिवेट हो सके कि ये कैसे हुआ। अच्छा, मैं बताऊं, मैंने तो बेसिकली मैं फाइनेंस मेजर्स मेरे थे, मैं फाइनेंस मैंने किया था CBM से जी, और उसके बाद ही मैंने IT इंडस्ट्री, मुझे मालूम था कि फ्यूचर इसी का है, तो इंडस्ट्री से मैं जुड़ गया था। ठीक है। तो स्टार्ट टू ब्रांड डिपार्टमेंट्स में आप, क्योंकि राइटिंग वगैरह अच्छी होती है, उससे आपसे कंटेंट से स्टार्ट करते हैं सोशल मीडिया की तरफ, क्योंकि मैं साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा था IR में, मास्टर्स MPhil PhD की तरफ। तो इस दौरान सोशल मीडिया को मुझे आइडिया हो गया था किस तरह से चीज़ें हैं, और मुझे पता था इसकी एक लेवल है सैचुरेशन का, या तो आप जाएँ PPC की तरफ या किसी और तरफ निकलें। स्टडीज़ के साथ चीज़ें मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता था, लेकिन उसके साथ क्योंकि आप इंडस्ट्री से कनेक्टेड, तो आपको रोज़ लर्निंग भी हो रही है और आपकी अप्रोच ठीक है, आप सुबह पढ़ रहे हैं, रात में जॉब कर रहे हैं, जिस तरीके से आप लेके चल रहे हैं, इस दौरान आपको सिस्टम पूरा समझ में आ गया कि किस तरीके से ये इंडस्ट्री ऑपरेट हो रही है हमारे मैकेनिज्म के अंदर। उसके अंदर रहते हुए आपको खुद ही, जब आप और आप शॉर्टकट नहीं लेंगे, मेहनती होंगे, काम कर रहे होंगे, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा तरीका क्या है, किस तरीके से आप नहीं अपने, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं एक सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, फॉर एग्जांपल कॉपीराइट्स फाइल करना US के अंदर। सही। अब ये चीज़ किसी ने सिखाई नहीं है, आपको कोई चीज़ आई कि आप इसको आपको कोई चीज़ देखी जो नहीं आती, आप उससे भागेंगे ही नहीं, आप कहेंगे ये नहीं आती, मैं इसको किस तरह से हल कर सकता हूँ। तो जब ये अप्रोच होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली, तो आपको खुद ही अपॉर्चुनिटीज मिलनी शुरू हो जाती हैं। हर चैलेंज आपको होता है कि आप कर सकते हैं जब भी आपके सामने आया, ठीक, तो यही अपॉर्चुनिटीज़ है, फिर आपका नीच वहीं से क्रिएट होता है कि, और फिर आप उसमें अकेले से अपनी मोनोपोली बना सकते हैं। हाँ, सही कह रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं, आप ज़्यादा बेहतर आपको पता होगा, आपको आइडिया होगा, उनका विजन ये होता है कि हम इसको एज पार्ट टाइम करें, या फिर ये ठीक है बस IT सेक्टर है, इसको एक एक्टिविटी के तौर पर हम एक पार्ट टाइम कर लेते हैं, थोड़ी सी अर्निंग्स आई ठीक है, बट नहीं आ सकी, तो इस हवाले से वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। तो इस हवाले से कुछ चीज़ जल्दी से बस ऐड ऑन करें। ये इंडिविजुअल के पर्सनल गोल्स पे डिपेंड कर रहा होता है, हाँ, कि उसको ज़िंदगी में करना क्या है। राइट। अगर वो उसको पैसे बनाने हैं तो किस इंडस्ट्री के थ्रू बनाने हैं, या उसको एकेडमिक्स में जाना है, तो ये उस पर डिपेंड करता है। इस हवाले से मैं ये नहीं कह सकता कि क्या नाम है, वो इसको पार्ट टाइम रखें या वो इसको परमानेंट करें। हो सकता है कुछ लोगों की फाइनेंशियल नीड्स होती हो, तो वो इसलिए पार्ट टाइम की तरफ भी जाते हो। मगर अगर करियर मेकिंग है, इसको फुल टाइम किया जा सकता है, परमानेंटली तो सब कुछ यही होना चाहिए फिर तो। अच्छा, चलिए जी, बहुत शुक्रिया। मलान औज और सर इमरान हमारे साथ मौजूद थे, आप हमारे शो पर आए और डिजिटल पाकिस्तान के हवाले से जो है वो काफ़ी मयारी गुफ्तगू हुई, और हम यही चाहते हैं कि हमारी यूथ जो है आगे बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा जो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको अवेल करें, ताकि यूथ आगे बढ़ेगी, वो अर्न करेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और फिर हमारी इकॉनमी जो है वो भी मुस्तहकम होगी। शो में यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे एक ऐसी परेशानी की जो कि हर माँ को होती है, यानी हर मदर जो है वो परेशान होती है रोज़ाना सुबह सुबह संडे के अलावा या सैटरडे के अलावा, क्योंकि तैयार करना होता है लंच बॉक्स, और इसकी तैयारी में क्या क्या मराहिल शामिल हैं और इसमें क्या क्या करना पड़ता है कि बच्चे जो हैं वो अपना लंच कर लें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। ये जानेंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाना, आपने वापस आ रहे हैं और फिर मिलवाएंगे आपको मदर से भी और इस हवाले से स्पेशलिस्ट से भी। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10।
वेलकम बैक। तो जनाब हम बात करेंगे लंच बॉक्स के हवाले से, और ये लंच बॉक्स जो है इसको क्या बनाया जाए, कैसा बनाया जाए, इसमें क्या लंच रखा जाए, ये सारी मदर्स की जो है वो परेशानी होती है। और इसके ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर रिफत कमर है, कंसल्टेंट हैं, पीडियाट्रिशियन हैं एट लेडी रफत मेडिकल सेंटर में, और उनके साथ मौजूद हैं सदफ अलीम, प्रिंसिपल हैं दी नेक्स्ट स्कूल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जनाब, जिस तरह से हम लंच बॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, बीइंग अ प्रिंसिपल ऑफ स्कूल, आपको तो ऐसे बड़े सारे रोज़ाना के इश्यूज सामने आते होंगे और टीचर आके कहती होंगी कि मैडम देखें फला बच्चा जो है उसने अपना लंच नहीं किया, या किसी का लंच बॉक्स जो है वो ऐसे ही एज इट इज़ रखा हुआ है, और फिर जो पेरेंट्स को आपको बताना पड़ता होगा कि देखिए जी आपका बच्चा लंच नहीं करता। तो ज़रा पहले तो इस हवाले से बताएं कि क्या सिचुएशन होती है स्कूल में? देखिए, स्कूल में ब्रेक टाइम में ये होता है, यूजुअली बच्चे जो है वो अपना लंच छोड़ के दूसरों के लंच के ऊपर फोकस होता है कि अच्छा। आज वो जो है ये लेकर आए हैं, हाँ। और फला फ्रेंड जो है वो ये मील लेकर आए हैं। तो एक ये चीज़ भी होती है कि उनको जो है ज़्यादातर अट्रैक्ट करता है दूसरे बच्चों का मील। सही। सो उनकी ज़्यादातर फरमाइशें घर पे भी ये होती हैं कि वो ये लेकर आ रहा है तो हमें भी यही चाहिए। सही। सो एट टाइम्स आजकल जो सिनेरियो चल रहे हैं सुबह गैस ना होने के, तो पेरेंट्स को काफ़ी इस हवाले से भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अच्छा, गैस नहीं होती तो उस वजह से ज़ाहिर है लंच बॉक्स तरह से रेडी नहीं अब हो कुछ सकता, पेरेंट्स को तो टाइम मिल जाता है। है, वो रात को प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स का ये होता है कि भाई कुछ हम मतलब पैक्ड आइटम दे दें, तो व्हिच इज स्ट्रिक्टली नो इन द स्कूल। अच्छा। सो इसके लिए फिर हवाले से कैंटीन्स में भी हमारे जो है वो जो ऐसा स्टफ अवेलेबल होता है जो कि थोड़ा हेल्दी होता है, बच्चों के लिए पैक्ड आइटम्स नहीं होते हैं। हाँ। सो बच्चे कुछ वहाँ से भी अवेल कर लेते हैं, लेकिन प्रेफरेंस हमारी यही होती है कि बच्चा घर से लेकर आए। घर से लेकर आए। अच्छा जी, आप बताइए कि क्या इंग्रेडिएंट्स देने चाहिए लंच बॉक्स में, ऐसा क्या रखना चाहिए कि बच्चा अट्रैक्ट हो जाए और उसको जो है वो थोड़ा सा कुव्वत भी रहे और लंच भी हो जाए, और घर पे जो अम्मी हैं या घर पे जो पेरेंट्स हैं वो भी खुश हो जाएं कि जी चले लंच बॉक्स बना के दिया है तो फ़ायदा होगा। बस यही चीज़ है कि आई यूजुअली रिकमेंड द पेरेंट्स कि डोंट बी सो हार्ड ऑन योरसेल्फ। सही। अपने ऊपर इतना इस चीज़ का एक बर्डन नहीं सवार करें कि जिस तरह आपने देखा होगा ना यूट्यूब एंड टिकटॉक पे आजकल लंच बॉक्सेस की बड़ी ASMR वाली चीज़ें दिखा रहे होते हैं, like इतने अट्रैक्टिव हैं, बड़े फैसिनेटिंग लंच बॉक्स। इनफैक्ट हम लोगों का दिल करता है कि हम लोग खरीद के ऑफिस लेके आए और उसमें एक हमें भी भेज दो। सो आई डोंट थिंक इन रियलिटी इट्स पॉसिबल फॉर अ लॉट ऑफ पेरेंट्स, क्योंकि बहुत सी मदर्स हैं जो वर्किंग मदर्स हैं, एंड लाइक मैडम ने कहा कि यार गैस नहीं होती सुबह, तो पेरेंट्स आर फेसिंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी आइदर ड्यू टू कंपटीशन और ड्यू टू जस्ट कि उन बेचारों के पास टाइम नहीं है। माय रिकमेंडेशन टू सच पेरेंट्स इज कि यार एक तो अपने ऊपर इतनी डोंट बर्डनाइज योरसेल्फ। आपने लंच जो बच्चे को देना है प्लीज नो पैकेट आइटम्स। ग्लूको बिस्किट अजम्पशन है कि सॉरी आई एम टेकिंग द ब्रांड्स नेम बट इट्स एन अजम्पशन कि इट्स अ हेल्दी ऑप्शन, इट्स अ स्नैक। वो लंच के लिए नहीं है, वो स्नैकिंग के लिए। तो हेल्दी लंच क्या दें, मतलब यानी कि क्या होना चाहिए? देखिए, इट कैन एक्चुअली बी एनीथिंग। आपने अंडा पराठे का एक रोल बना के बच्चे को दे दिया, दैट्स हेल्दी। आपने एक अच्छी सी सैंडविच जिसके अंदर लिटरली आपने सिर्फ एक लेयर आपने पैटी की डाल दी, कबाब की या बर्गर की, या आपने एक लेयर ऑमलेट का डाल दिया, दैट्स अ हेल्दी लंच। ठीक है, या आपने एक सैंडविच में चिकन स्प्रेड लगाकर दे दिया, या पीनट बटर एंड जैम की जली बनाकर जो सैंडविच होती है वो दे दी, दैट्स अ हेल्दी ऑप्शन। आपने कटलेट्स बना के जो है वो आप पे बने हुए होंगे, वो आपने सुबह सिर्फ उनको ज़रा हीट अप किया, वो बच्चे के लंच बॉक्स में डाल के दे दिया विद एन ऑप्शन ऑफ अ फ्रूट, ताकि ही हैज़ समथिंग स्वीट एंड समथिंग सेवरी एट द सेम टाइम टू एंजॉय। अच्छा डॉक्टर रिफत, इतने सारे ऑप्शंस के बावजूद भी ना बच्चे लंच नहीं करते, और दूसरे का जो जिस तरह से सदफ ने कहा कि जो दूसरे का जो लंच है ना, लंच बॉक्स उसके ऊपर नज़र होती है, और क्या होता है कि डब्बे एक्सचेंज भी हो जाते हैं। तो ये ज़रा बताएं ये क्या फिनोमेना है, मतलब ये क्या बच्चों का थॉट होता है कि जो मेरा जो फ्रेंड जो लेके आया ना लंच बॉक्स के अंदर वो ज़्यादा फैसिनेटिंग है, वो ज़्यादा जो है ना मेरी एपेटाइट को इंक्रीज़ कर रहा है, वो मैंने खाना। देखिए, ये चीज़ अगर बड़ों में भी देखी जाए तो होती है कि हम बाहर का खाना हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, या हम किसी के घर जाते हैं तो घर के खाने से ज़्यादा अच्छा उनके घर का मील लग रहा होता है अक्सर। तो ये चीज़ तो एक जनरल सी चीज़ है, लेकिन यही बात है कि पेरेंट्स के लिए भी मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि भाई आप एक पोर्शन जो है आप उनका लंच बॉक्स बनाएं कि थोड़े से नट्स हो जाएं, थोड़ा सा जो उनको फेवरेट फ्रूट है, आजकल तो ऑरेंजेस का सीज़न है, केले हैं अच्छे आ रहे हैं, सो एप्पल्स हैं, आप थोड़ा सा फ्रूट का आप थोड़ा सा एलिमेंट डाल लें, थोड़ा सा सैंडविच डाल लें। ये नहीं कि भर भर के आप दें, एक ही चीज़ दें, तो वो बच्चा भी जो है वो डेली एक ही चीज़ खा के ना वो बच्चा दिल नहीं चाहता बिल्कुल खाने का, क्योंकि बच्चों को भी वैरायटी चाहिए होती है। इसके अलावा मैं ये भी सजेस्ट करती हूँ कि देखें आजकल जो हमारे पास सीज़न जैसे अभी ठंडा सीज़न है, तो आप जैसे रात को जो मील खाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बिरयानी है, बच्चे बहुत शौक से लंच में लाते हैं। अच्छा, लाते हैं हाँ, पुलाव लेकर आते हैं, बिरयानी भी एक ऐड और बिरयानी भी लाते हैं, तो आई थिंक ये मील्स भी बच्चों को दिए जा सकते हैं।
सो देयर इज़ नो हार्म इन इट, बिकॉज घर का बना हुआ होता है और बच्चे खाते हैं। और अगर इन केस अगर कैंटीन पे अवेलेबल होती है तो बच्चे वहाँ से भी लेके खाते हैं। तो आई थिंक दिस कैन बी एन एडेड थिंग। सही। अच्छा ये बताइएगा कि अभी जैसे बताया कि नई नई चीज़ें जो है वो भी आ गई, कि बिरयानी भी आ गई है लंच में, और चिकन और इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो आप बताएं कि एक हेल्दी लंच बच्चे को क्या देना चाहिए कि ग़िज़ाइयत से भी भरपूर हो और वो जो है ना उसके अंदर विटामिन्स भी हों, सारे इंग्रेडिएंट्स भी हों, किस तरीके से वो लंच बने? सबा गुड क्वेश्चन। और जैसे मैडम ने बताया, इट शुड बी अ पोर्शन ऑफ थिंग्स। ठीक, बच्चे को ना ग़िज़ाइयत अपनी जगह, न्यूट्रिशन अपनी जगह, वो तो हमारा फोकस होता है। हाँ। बच्चे को चाहिए समथिंग स्पार्कली, समथिंग डिफरेंट। दे आर क्यूरियस किड्स, उनको हर बार कुछ नया चाहिए अपने आप को उसमें इंगेज रखने के लिए। तो आप जो भी उनका लंच बॉक्स बना के, चाहे कुछ भी हो, इट डजंट नीड टू बी एनीथिंग फैंसी, वो कुछ भी हो, बस 2-3 डिफरेंट वैरायटी में हो, ताकि अगर एक चीज़ उसको समझ नहीं आ रही है तो वो दूसरी चीज़ खा ले। सो हाउ डू यू कंबाइन एवरीथिंग? जो आपकी प्रोटीन होती हैं वो आपके दाल में और मीट्स में होती हैं स्पेशली, और उसके अलावा जो है क्या कहते हैं वाइटामिन्स और फाइबर में आपके वेजिटेबल्स आ जाते हैं। अगर आपने कोई ख़ास सब्जी का सालन नहीं बनाया है, या यू नो योर चाइल्ड वेरी वेल कि वो सब्जी का सालन तो खाएगा नहीं, तो आप उसमें थोड़ा सा कैरेट या क्यूकम्बर साथ में रख सकते हैं, बिकॉज दे आर ईजियर टू ईट एंड च्यू, किड्स लव टू मंच ऑन इट। तो आपने थोड़ा सा कोई अपने घर का, इवन बिरयानी, पुलाव, आपकी मैक्रोनी एंड चीज़ हो गई, इस तरह की चीज़ें जो होम कुक्ड है, आपने एक स्मॉल पोर्शन उसका डाल दिया, सेवरी फूड का। एक साथ आपने थोड़ा सा पोर्शन क्यूकम्बर या कैरेट का कोई डाल दिया। देन यू हैव अ सीजनल फ्रूट, जिसमें आपके बहुत सारे अनार आ जाते हैं, आपका केला तो थ्रू आउट द ईयर होता है, एप्पल हो गया, ऑरेंजेस हो गए। हैव अ स्मॉल पोर्शन ऑफ फ्रूट्स, अ कपल ऑफ देम, ताकि बच्चा उसमें भी निबल कर ले। सही। और एक जो है क्या कहते हैं, आप बीच में सीजनल, जैसे नट्स चल रहे हैं तो आप नट्स रख दें। कुछ बच्चों को फ्लेवर्ड योगर्ट्स पसंद होती हैं, यू कैन यूज फ्लेवर्ड योगर्ट्स एज वेल। एंड इफ योर चाइल्ड इज फॉन्ड ऑफ मिल्क, देन यू कैन हैव अ स्मॉल टेट्रा पैक ऑफ मिल्क देयर एज वेल। ठीक है। अच्छा, और इसके साथ साथ जो आपका लंच बॉक्स होता है ना, जो आप लंच बॉक्स लेके आते हैं या रेडी करते हैं, उसकी हाइजीन का भी बड़ा ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। हम देखते हैं कि बहुत सारे लंच बॉक्स जो होते हैं वो जिस मयार के बने हुए होते हैं, या जो उसका एक प्लास्टिक होता है, या जिस तरीके से उसकी एक साख्त होती है, उसकी क्वालिटी का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि आप जो लंच बॉक्स रेडी करके देते हैं अपने बच्चे को, डेफिनेटली वो एक टाइम तक उसके अंदर खाना रखा रहता है। तो कम से कम उसका मयार, उसकी क्वालिटी ज़रूर चेक करें कि आप कोई गैर मयारी चीज़ के अंदर लंच नहीं दें, क्योंकि उससे भी ये होता है कि हम ये देखते हैं ना कि जब कुछ बच्चे लंच बॉक्स खोलते हैं, यानी हम भी खुद जब लेके जाते थे इस तरह के बॉक्सेस, तो कहीं से एक अजीब सी स्मेल आ रही होती थी, और कुछ बच्चों का जो लंच है वो भी उसमें ख़राब हो जाता था कि ये अभी तो फ्रेश बना है लेकिन ये ख़राब हो गया। आपसे मैं इसका जवाब लेना चाहूँगी कि आप बताएं सदफ कि ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे जो है वो फ्रेश लंच लेके आते हैं लेकिन उसमें से स्मेल आ रही होती है, या वो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, या तो लंच बॉक्स का इशू होता है या फिर उस फूड का इशू होता है, वो प्रॉपर कुक नहीं है। पेरेंट्स जो होते हैं कि सुबह सुबह जब गर्म चीज़ उसमें डाल देते हैं, प्लास्टिक के कंटेनर्स में जो बच्चों के लंच बॉक्सेस होते हैं, वो थोड़ी देर के बाद जो है उसमें स्मेल आने लग जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल सील पैक होता है। सही। क्योंकि उसको पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि उसको जब आप रखें बॉक्स के अंदर थोड़ा ठंडा करके रखें, क्योंकि होते तो प्लास्टिक के बॉक्स है मेजॉरिटी जगह पे। आजकल तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ लंच बॉक्सेस आने शुरू हो गए हैं, लेकिन ये है कि यूजुअली बच्चों के पास जो होते हैं वो प्लास्टिक के ही बॉक्सेस होते हैं। ठीक है। उसमें ये होता है कि गर्म अवॉइड करना चाहिए। और इसके अलावा ये है कि सुबह अगर आप रात में रख रहे हैं तो सुबह एक दफ़ा उसको खोल के देख लें, कोई स्मेल सुबह उसको चेक कर लें खोल के। अलावा कुछ फूड ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ पेरेंट्स अगर बेकरी का केक भेज देते हैं, ठीक है, अब अगर वो उसमें पाइनएप्पल का एलिमेंट है या कोई ऐसी चीज़ है, सो वो जब बच्चा खाने लगता है, क्योंकि वो तो सुबह आप 7-8 बजे दे रहे होते हैं, 7-8 बजे तो ऐसी चीज़ ना दिया करें कि जिसके अंदर आपको पता है कि 3-4 घंटे के बाद इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाएगी और ये जो है वो बच्चा नहीं खा पाएगा। एक तो प्रॉपर कुक्ड फूड हो और उसमें हाइजीन का ख्याल रखा गया हो, जिस डब्बे में दिया गया है वो डब्बा मयारी हो, और दूसरा ये कि इस तरह के फूड्स ना हो जो 3-4 घंटे बाद जो है उसमें किसी किस्म की स्मेल आ जाए या फिर बच्चा जो है वो खुद इरिटेट हो जाए। अच्छा, बच्चों के हवाले से हम डिस्कशन कर रहे हैं लंच बॉक्स के हवाले से, तो इसमें हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है ना वो लंच बॉक्स छोड़ के और अपने फ्रेंड का लंच बॉक्स भी छोड़ के कैंटीन जाते हैं और वहाँ से फिर खाते हैं पापड़ शापड़, ये वो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ऐसी खा के आते हैं और फिर घर आते हैं तो फिर उन्हें खांसी हो रही होती है या वो बीमार पड़ जाते हैं। स्कूल की जो हम मैडम है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और जो डॉक्टर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो इस पर उनसे ज़रूर जानेंगे कि ये क्या मामला है। लेकिन वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम
वेलकम बैक। तो जनाब, लंच बॉक्स पे बात करने से पहले कुछ बात कर लेते हैं क्विंटन डी कॉक की। जी हाँ, और ये हैं बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर और ये साउथ अफ्रीकन विकेट कीपर हैं और बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने आते ही अपना नाम कमाया और बैक टू बैक इनकी विक्ट्रीज़ भी हैं। आज है इनकी बर्थडे, तो क्विंटन डी कॉक के जितने भी फैंस हैं वो भी इनकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम भी इनकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू क्विंटन डी कॉक। और लेट्स सी कि आपके जो फैंस हैं वो आज क्या ऐड ऑन करेंगे। हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस। चले जनाब, तो फिर बात करते हैं हम लंच बॉक्स के हवाले से। अच्छा ये बताएं कि मैं जब ब्रेक पर गई थी और उससे पहले हम डिस्कशन यही कर रहे थे कि ये जो पापड़ और ये जो कैंटीन के अंदर, स्कूल की कैंटीन के अंदर दीगर चीज़ें होती हैं, इससे भी जो है ना बहुत सेहत डिस्ट्रॉय होती है बच्चों की। तो उस हवाले से बताएं कि आपका क्या एक्सपीरियंस है कि वाकई ऐसा होता है कि लंच छोड़ के जो है वो फिर कैंटीन की तरफ जाते हैं और वहाँ से चीज़ें लेते हैं? ऐसा ही है, बच्चे भले घर से बहुत सारा मील लेकर आते हैं अपना, लेकिन उनको कैंटीन से ज़रूर कुछ ना कुछ लेना होता है। अच्छा। सो उसके लिए ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हेल्दी मील प्रोवाइड करें और फ्रेश मील प्रोवाइड करें। दैट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द कैंटीन ऑफ स्कूल्स। सो यहाँ मैं भी दूसरे स्कूल्स के मैनेजमेंट को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ये जो पापड़ और इस तरह की जो चीज़ें मिलती हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ कैंडीज मिलती हैं जिससे बच्चों का गला ख़राब होता है, वो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। ठीक। तो हम, जैसे मैं जो स्कूल में होती हूँ तो वहाँ पर हम लोग इस तरह की कोई चीज़ नहीं रखते हैं। तो वहीं पर ही जो मील बन रहा होता है फ्रेश वही प्रोवाइड होता है। इसके अलावा हम फिजी ड्रिंक्स को बिल्कुल, इट्स अ बिग नो इन आवर स्कूल। सो बच्चा घर से ला भी नहीं सकता और कैंटीन पे अवेलेबल भी नहीं होती है। अवेलेबल भी नहीं होती है। तो अच्छा जी, आप बताएं कि कितना ज़रूरी है ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ब्रेकफास्ट नहीं करते और सिर्फ लंच के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और वो लंच बॉक्स ही लेकर आते हैं अपना, फिर लंच करते हैं और उसके बाद फिर वो ज़ाहिर है जब ऑफ हो जाती है तो चले जाते हैं। ये ज़रा हेल्दी रूटीन थोड़ा सा बताएं। अच्छा सबा, देयर आर अ लॉट ऑफ केसेस जहाँ पर बहुत से बच्चे हैं और बड़े भी हैं इनफैक्ट जिनकी नेचर में है ही नहीं, सुबह दे आर सो ब्लोटेड या देयर स्टमक इज जस्ट नॉट रेडी कि वो सुबह जो है ना, स्पेशली जो स्कूल का टाइम है ना 6:30-7 बजे का, उस वक्त उनसे ब्रेकफास्ट नहीं हुआ जाता। आप कितनी भी कोशिश कर लें, इनफैक्ट इफ़ यू फोर्स फीड देम तो दे गेट नॉशियस और फिर रास्ते में उल्टी शुरू हो जाती है। कुछ बच्चे हैं जिनको मोशन सिकनेस की बीमारी है। अब होता ये है कि सुबह सुबह अगर आप उनको नाश्ता करा के वैन में बिठा दें तो वैन वाला फ़ौरन से तो नहीं स्कूल पहुंचाएगा, वो 4 बच्चे उठा के फिर तो दैट जर्नी इटसेल्फ इज़ वेरी टैक्सिंग फॉर देम और जब तक वो स्कूल पहुंचते हैं या रास्ते में उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो उन बच्चों के लिए ज़रूरी है कि वो सुबह उठ के थोड़ा सा पानी वगैरह पी लें अपने आप को सस्टेन करने के लिए, या फिर थोड़ा सा दूध पी लें, रिलैक्स कर लें थोड़ा, अपने आप को रिलैक्स कर लें। जस्ट टेक अ स्मॉल बाइट विच इज़ इनफ, सफिशिएंट इनफ कि उसको 1-2 घंटा वो कर ले, टाइम निकल जाए उसका। उसके बाद फिर मदर्स की कोशिश होती है, मैं भी ये रिकमेंड करती हूँ कि देन यू मेक श्योर कि लंच जो है ना वो ब्रेकफास्ट एलिमेंट उसमें सारी चीज़ें हों जो ज़रा उसको अच्छी तरह सफिशिएंटली फुलफिल भी करवा दे और बच्चे की अपनी मॉर्निंग की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो उन बच्चों के लिए स्पेशली फिर लंच बहुत ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, फिर लाइक आई सेड कि दीज आर स्पेसिफिक केसेस, ये हर बच्चे के लिए नहीं है, हर बच्चे नहीं है, सबकी इम्यूनिटी अलग-अलग होती है, ये बिल्कुल हर एक की इम्यूनिटी अलग है, हर एक की हाजमा अलग है, हर एक का डाइजेस्टिव सिस्टम अलग तरीके से फंक्शन करता है। स्पेशली वो बच्चे जो ब्रेकफास्ट नहीं करके जा रहे, तो उसके लिए जो है ना, आई यूजुअली टेल द मदर्स कि इसकी टीचर को पता होना चाहिए कि ब्रेकफास्ट मतलब जो लंच आवर है ना, उसमें टीचर वैसे तो सारे बच्चों पर नजर रख रही है, इस पे खास के नजर रखें कि इसका लंच जो है ना पूरा होना चाहिए। अब वो शेयरिंग करके हो या अपना ही डब्बा कंप्लीट हो, बट द लंच शुड बी गिवन एट द प्रॉपर टाइम। सही। अच्छा, आप बताएं कि मदर्स आती हैं आपके पास शिकायत करने के लिए कि जी देखें हमारा बच्चा जो है वो लंच नहीं कर रहा और कॉलेज की स्कूल की कैंटीन जो है वहाँ से वो चीज़ें लेके खा रहे हैं, या इस तरह की कंप्लेन आती है कि हम अपने बच्चे को लंच देते हैं और कोई और बच्चा जो है उसका लंच खा जाता है, हमारे बच्चे का जो है वो लंच रह जाता है। इस तरह के ज़रा थोड़ा इश्यूज़ बताएं, क्या होते हैं, ये लंच बॉक्स का झगड़ा है क्या? हाँ, ये होता है कि उसने जो है उसका खा लिया लंच बॉक्स से निकाल के और दूसरे बच्चे ने उसका ले लिया। तो ये चीज़ें होती हैं। ये है कि पेरेंट्स को भी गाइडलाइंस देनी पड़ती हैं कि बच्चों को भी समझाना पड़ता है कि भाई यू नीड टू टेक योर जो एक दूसरे का ये एक्सचेंज करते हैं लंच बॉक्स, इसमें क्या जो दूसरे बंदे के लंच में क्या ऐसा अट्रैक्टिव चीज़ होती है? कोई कबाब्स होते हैं या फिर कोई मतलब कोई रोल होते हैं क्या, कोई पेस्ट्री, कोई केक अट्रैक्टिव? क्या आपको अभी तक क्या लगा कि क्या अट्रैक्टिव लंच होता है जो सबसे ज़्यादा बच्चे खा रहे होते हैं? देखिए, बच्चों को सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट करता है वो नगेट्स। ओके, वो उनका फेवरेट मील है। ऑल्दो कि ये जो पैक्ड नगेट्स जो मदर्स फ्राई करके देती हैं, इट्स नॉट दैट हेल्दी।
अच्छा, जब तक कि वो आपका होममेड नगेट्स ना हो, इट्स नॉट दैट हेल्दी। लेकिन ये सबसे ज़्यादा ऐसी चीज़ है जो कि बच्चे शेयर भी करते हैं और खाना भी बहुत पसंद करते हैं। तो यूजुअली बच्चों के लंच बॉक्सेस में या तो मुझे नूडल्स वगैरह भी लेके आते हैं, मैगी भी दिखता है, मैगी भी, ऑल्दो मैगी इतना सॉगी हो जाता है उस टाइम पे, लेकिन फिर भी बच्चे खा रहे होते हैं। 10 बजे मैगी, अच्छा चले, मतलब वो बड़ा ऐसा होता है, थोड़ी सी मुझे हैवी डाइट लगती है अकॉर्डिंग टू दैट, क्योंकि वो शॉर्ट ब्रेक होती है ना। और नगेट्स इज फाइन, क्योंकि मेरे भी फेवरेट हैं, तो चले जी। नगेट्स मतलब ज्यादा खाते हैं बच्चे? जी बिल्कुल, नगेट्स के बड़े शौकीन होते हैं बच्चे। हाँ। इसके अलावा स्पैगेटीज वगैरह भी लेकर आ रहे होते हैं, सैंडविचेस भी लेकर आते हैं। सो हर तरह का मील। और इस तरह भी होता है कि जैसे बच्चों का एक दिन पहले घर में KFC आया हो या कोई ऐसी ब्रांड की कोई ऐसे ईटेबल्स आए हो, तो वो भी लेकर आते हैं। अच्छा, वो भी लेकर आते हैं। तो क्या होना चाहिए बेसिकली? नगेट्स आर फाइन, कि ठीक है लंच के लिए हेल्दी है? I do agree with her that nuggets are fine as long as they're home cooked. कभी कभी वंस इन अ ब्लू मून ठीक है, आपने वो ले लिया फ्रोजन और फिर आपने वो फ्राई करके दे दिया, बट डोंट मेक इट अ हैबिट, क्योंकि वी नो कि वो चीज़ें उसमें कुछ हेल्दी तो है नहीं इंग्रेडिएंट, राइट? हर उसके अंदर सारे प्रिजर्वेटिव्स ही ऐड हुए हुए हैं, तो इट जस्ट टेक्स अवे ऑल द न्यूट्रिशन वैल्यू फ्रॉम इट। कैलोरीज खूब सारी हैं उसके अंदर, ओनली बिकॉज यू आर फ्राइंग इट। इवन एयर फ्राई भी कर लो तो इतनी कोई ज़्यादा बेनिफिशियल बात नहीं रहती उसके अंदर। बाकी द सेम गोज फॉर द फास्ट फूड ऑल्सो, ठीक है? अब वो रात का भी अगर आया हुआ है, आई नो इवन बैक इन आवर डेज ये ट्रेंड था। सारी चीजें बता रही है ना, तो जितनी खवातीन बैठी हुई ना, वो कहेंगी देखिए हमारा काम बढ़ा रही है। पहली जो है वो आसान नहीं है लंच बॉक्स तैयार करना, और जो है मजीद इतनी सारी बातें बता दी आपने कि ऐसे भी कर लें तो ऐसे भी कर लें, हैं? यही मदर्स फिर मेरे पास आती हैं कि डॉक्टर ये बढ़ क्यों नहीं रहा, तो फिर घूम फिर के बाद यही आती है कि इसकी मेजर डाइट जो है ना, उसकी कंपोजिशन क्या है जिस पे बच्चा ग्रो नहीं कर रहा। तो जो है क्या कहते हैं उसमें, आई डू इंसिस्ट, लाइक आई सेड, डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ, लेकिन जस्ट मेक श्योर कि ये जो 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिससे बच्चे का सिर्फ पेट भर रहा है, उससे बच्चे को कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। दूसरी बात, मैगी, पहली बात तो वी एज डॉक्टर्स डू नॉट रिकमेंड मैगी एट ऑल। दूसरी चीज़ वही बात ना कि वो कितना सॉगी हो जाता है, इट डजंट हैव एनी फ्लेवर। वही ना, वो थोड़ा सा मुझे हैवी लगा मैगी, क्योंकि उसके अंदर अब ज़ाहिर है अब प्लेन मैगी तो कोई खाता नहीं है, अब ज़ाहिर है उसमें चिकन भी होगी, वेजिटेबल भी होगी, तो वो एक पूरा एक मेरे ख्याल में मील हो जाता है। मतलब वो एक आप उसको जो है ना डे मील कर लें, एंड यू कांट रीहीट इट। हाँ, यू कांट रीहीट इट, वो एकदम ड्राई एंड सॉगी हो जाता है। फिर आपके पास हर जगह तो नहीं फैसिलिटी, हर दूसरा बच्चा लंच बॉक्स लेके कैफेटेरिया जाए कि जी रीहीट करा दो। बच्चे तो इतना बॉदर भी नहीं करते हैं, दे ईट व्हाटएवर यू। वो तो बस जब लंच बॉक्स खोलेंगे तो जो है बस वो उसको खाएंगे, जाहिर सी बात है। उसमें ये तो नहीं करेंगे अभी हम जाएं इसको जो है ना वो माइक्रोवेव करवा के आएँ, और फिर ज़ाहिर इतना टाइम नहीं होता। अच्छा ये बताएं कि हम जिस तरह से लंच बॉक्स की हेल्दी डाइट्स के हवाले से बात कर रहे हैं, उसमें मज़ीद ऐसा क्या ऐड ऑन किया जा सकता है? लंच बॉक्स को ही क्या इतना अट्रैक्टिव बना दिया जाए कि आप उसमें कुछ भी चीज़ रख दें, चाहे आप अंडा ही पराठा रख दें उसमें ना, लेकिन वो फिर इतना अट्रैक्टिव लंच बॉक्स हो कि वो बच्चा जो है वो खोल के खा ले, मतलब उसको लगे ओके फाइन, ये तो बड़ी कोई फैंटेसी सी कोई चीज़ है। इस तरह के कोई आते हैं कोई लंच बॉक्स या इस तरह के कुछ आइडियाज लगाती हैं मदर्स? एक तो ये कि लंच बॉक्स की भी बहुत वैरायटीज आ गई जो बहुत अट्रैक्टिव, उसमें पोर्शंस बने होते हैं ऑलरेडी कि उसमें नट्स डाल दें, सॉसेस डाल दें, आप सैंडविच डाल दें और कोई फ्रूट डाल दें, ऐसे भी लंच बॉक्सेस आते हैं, तो बच्चों को वैसे ही वो अपील कर रहे होते हैं। सही। और इसके ऊपर भी घरों में बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है कि उसका लंच बॉक्स ऐसा है, मेरा लंच बॉक्स ऐसा है, तो ये भी एक होता है। इसके अलावा ये है कि कुछ मदर्स बहुत क्रिएटिव भी होती हैं कि वो सैंडविचेस बने तो उसके ऊपर फेसेस भी बने, तो कुछ इस तरह के भी लंच बॉक्सेस देखने में आते हैं कि मदर्स की बहुत क्रिएटिविटी होती है। फिर शाशलिक वगैरह भी होते हैं बने हुए। इसके अलावा ये है कि थोड़ा फ्राइड चिकन के साथ थोड़ी ब्रेड, इस तरह की भी चीज़ें जो है ना बच्चे लेकर आते हैं, तो वो जब डेली की वैरायटी मिलती है ना बच्चों को, तो वो डेफिनेटली खाते हैं। फिर चलिए जी, सदफ और रिफत हमारे साथ मौजूद थी, आप दोनों का बेहद शुक्रिया, और बहुत ज़बरदस्त बातें जो है वो आज हमारे शो पे हुई। लंच बॉक्स जो है उस हवाले से हमने सोचा था कि आपके साथ में ये तमाम तर जो मसाइल हैं वो शेयर करेंगे, ताकि बहुत सारी जो माएँ घर में बैठी हैं उनके ये मसले हल हों। एंड आई होप कि इसका फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा कि इसका फार्मूला यही है कि आप जितने क्रिएटिव हैं उतना ही अच्छा लंच बॉक्स होगा, और जितना अच्छा लंच बॉक्स होगा आपका बच्चा उतना ही ज़्यादा खाएगा। तो रोज़ाना कुछ नया क्रिएट करने की ज़रूरत है। लंच बॉक्स के अंदर जो फूड रखें वो भी कोई क्रिएटिव हो, और सोच के बड़ा आप रखें कि अगर आपने प्लेन कबाब ही रखें तो उसको आपने बड़ा सजा वजा के रखना है। तो भाई ये है फार्मूला लंच बॉक्स का, और अगर आप ऐसे करेंगे तो डेफिनेटली आपका बच्चा जो है वो ज़रूर लंच करेगा और आपको भी फ़ायदा होगा और आपकी मेहनत वसूल हो जाएगी। आज के शो से फ़िलहाल इतना ही। आज के शो का ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, हमें सोशल मीडिया पर ज्वाइन करें और बताएं कि आपको आज का शो कैसा लगा, और टॉपिक के हवाले से भी ज़रूर बताएं। और अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो हमारे शोज़ पे आप कॉल भी कर सकते हैं, और आपके जो भी सवालात होते हैं वो भी पूछ सकते हैं। तो कल फिर आएंगे नई टॉप स्टोरीज़ के साथ, नए इशूज़ के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए सिटी एट 10।